बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह आपकी अच्छी हुई होगी। मंडे के बाद ट्यूसडे को आपके हालात, वाक़यात और मूड अच्छा हुआ होगा। मंडे को पता नहीं क्या होता है, सुबह सुबह मेरा मूड बड़ा ख़राब होता है। वैसे तो रोज़ ही मेरा मूड ख़राब होता है मेरी टीम के मुताबिक, लेकिन मुझे 1 घंटे बाद नॉर्मल होने के लिए चाहिए होता है। लेकिन कभी कभी आपको ज़िंदगी में, लाइफ में सुबह सुबह कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करना पड़ जाती हैं, किसी भी शक्ल में, किसी इंसान की शक्ल में, किसी सिचुएशन की शक्ल में, तो आपको कभी कभी आप पुट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अपनी एनर्जीज़ को बहाल रखना है, अपना मूड अच्छा रखना है, अपना दिन किसी के लिए ख़राब नहीं करना। ये बात तो डेफिनेटली 110% राइट है कि आपने अपना मूड, अपना दिन, अपना काम किसी की वजह से उसको असरअंदाज उस पर नहीं होने देना। अच्छा जी, आपको पता है कल पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कल न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका था मैच, जो कि ट्राई नेशन सीरीज़ चल रही थी। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया था, लेकिन फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को भी 6 विकेटों से हरा दिया। सो न्यूजीलैंड फुल फॉर्म में चल रहा है और आगे आपको पता है इस ट्राई नेशन सीरीज़ के बाद चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है और उसके लिए आज आई गेस जो नेशनल स्टेडियम कराची है उसका भी इफ्तिताह हो रहा है और कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो इफ्तिताह हुआ वो सब आपने देखा ही। उसके साथ साथ जी मुल्की हालात और वाक़यात की भी बात करेंगे, लेकिन बड़ी एक अफसोसनाक खबर है जो मैंने सुबह सुबह आज अखबार में भी देखी और कल मैं शायद उसको मेरी नज़रों से नहीं गुजरी। खुले समंदर के अंदर जी अमवात नहीं रुक सकी, एक और कश्ती हादसा हुआ है। पाकिस्तानियों समेत 65 जो तारिकीन वतन हैं उनको ले जाने वाली कश्ती लीबिया के करीब उलट गई और 10 अफराद की लाशें मिली हैं। इस हवाले से ये बड़ी ही अफसोसनाक वाक़या है और उस पर हमने लास्ट टाइम भी जब ये कश्ती उलटने का वाक़या हुआ था और इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ और बहुत सारी चीज़ें सामने भी आई थी और बार बार हुकूमत पे, प्राइम मिनिस्टर ने भी इस पे एक्शन लेने के हवाले से कहा था। और ये जो इंसानी स्मगलिंग का वाक़या है, ये अपनी नौयत का कोई ये पहला वाक़या नहीं है। ये जो रीसेंट टाइम्स में हमने इतने फ्रीक्वेंट वाक़यात ऐसे देखे हैं जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं, एजेंट्स हैं, और हमने इस पर डिस्कशन भी की थी FIA के अफसर से कि जी ये पूरा नेटवर्क है जो इस हवाले से काम कर रहा है और जो लोग जाते हैं उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है, उनसे पैसे बटोरे जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे ज़ाहिर है कि एक्शन इमीडिएट तौर पर रिक्वायर्ड है, क्योंकि अदरवाइज़ ये चीज़ें बड़ी वर्स्ट से वर्स्ट होती चली जा रही हैं। एक वाक़या बैक टू बैक ऐसे वाक़यात होने अनफॉर्चुनेट है। इस पे हम आज कोशिश करेंगे कि किसी एक्सपर्ट से बात भी करें और जो भी मामलात और फैक्टर्स हैं, जो भी डिटेल्स आएंगे हम आपको आगाह भी करेंगे। लेकिन आपको पता है मुल्क की सियासी सूरत हाल की जो अपडेट होती है वो सुबह सुबह हमारे शो का हिस्सा होती है। जनाब, पाकिस्तान में जी अदालती मामलात पर हुकूमती असर व रसूख और वकला बरादरी के दरमियान के जो मौक़िफ़ के दरमियान कशीदगी है वो कोई नई बात नहीं है, मगर हालिया दिनों में जी जुडिशल कमीशन के मामलात पर हुकूमत और वकला के दरमियान इख्तलाफात ने एक नया रुख इख्तियार किया है। अदलिया की आज़ादी हो, जजेस की तकर्री हो, उसके तरीक़ाकार हो और जुडिशल कमीशन के जो दायरा इख्तियार है इस पर शदीद इख्तलाफात सामने आए हैं। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ तो वकला की अक्सरियत हमें इकट्ठी नजर आई, मुत्तहद नजर आई, जिसका इजहार सुप्रीम कोर्ट में कम बेश तमाम बार एसोसिएशंस की जानिब से दायर दरखास्तों से किया जा सकता है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जी, इस पर मैंने कल भी बात की थी कि जजेस की तैनाती पर ये राय बड़ी तकसीम है। वकला के शदीद एहतजाज के बावजूद गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस के नामों की मंजूरी दे दी है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक भी शामिल है। ताहम लाहौर हाई कोर्ट से जी सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात करने का मामला है वो मौखिर हो गया, जिसके हवाले से कल भी हमने डिस्कशन की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन के इजलास का बाइकॉट किया है, जबकि PTI रहनुमाओं की बात की जाए, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर ने भी जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट किया। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है कि जी तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं जो अल्तवा में हैं। जब तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मौखर होना चाहिए था। अब ये देखते हैं जी अदलिया वाला जो मामला है, इसमें ये तकसीम और हुकूमत मुखालिफ जो वकला तहरीक है, आने वाली जो सियासी सूरत हाल है इस पर किस तरह से असरअंदाज होती है। लेकिन जो एक ख़त जिस पे हमने बड़ी बात की थी और बार बार बात की थी, जिस पे बानी PTI ने जो आर्मी चीफ को ख़त लिखा था, तक 2 ख़त थे, उन्होंने वजह बताई है कि उन्होंने ख़त क्यों लिखा। उन्होंने लिखा कि जो भी जमहूरी रास्ते थे वो सब ख़त्म कर दिए गए। पहले सेंसरशिप थी, अब पीक एक्ट आ गया है, फिर सोशल मीडिया को भी रोक दिया गया है।
पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वज़रा हो, जाली हैं और पार्लियामेंट से कोई उम्मीद नहीं है। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि हुकूमत जो है वो बातचीत करेगी, इसलिए उन्होंने 2 ख़त लिख दिए जिसका जवाब उनको नहीं आया। एक ख़त पे तो उन्होंने कह दिया कि जी हमें कोई ख़त नहीं मिला, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड अगर हमें मिल भी जाएगा। सो ये सूरत हाल है जो कि मैंने बहुत ज़्यादा बता दी है, लेकिन अब ज़ाहिर है इस पर हमने तज्जिया भी लेने। और आज हमारे साथ स्काइप पर नहीं, स्टूडियोज में शनीला हमारे साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप शनीला? ठीक ठाक, आप कैसे? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच कि आप तशरीफ़ लाई। शनीला साहबा, सबसे पहले तो अदालती मामलात हैं, ज़ाहिर है बड़ा सेंसिटिव मामला होता है और उस पर हमें बड़ी भी एहतियात भी करनी पड़ती है। लेकिन ये मामला बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल इस तरह से भी हुआ कि हमने तकसीम बहुत बड़े देखी है जिसमें वकला हों, जजेस हों। मैं चाहूँगी इस पर आप ज़रूर कॉमेंट करें। अच्छा, बात ये उर्मिला कि एक तो ये जो ख़त लिखने का सिलसिला शुरू हो गया ना जुडिशरी के अंदर, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। बात यह है कि पार्लियामेंट बैठी हुई है, पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना। पार्लियामेंट ने एक कानून साजी कर दी है, उस कानून के ज़रिए आपका एक चीफ जस्टिस आ चुका है, आपका एक आईनी बेंच बन चुका हुआ है। जो 26वीं आईनी तरमीम है उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। बाय द वे, अगर आपकी किसी आईनी तरमीम के ऊपर स्टे ऑर्डर होगा तो फिर आप जो हैं वो जाके कह सकते हैं कि जी आप जुडिशल कमीशन का इजलास ना करें या आप इसके तहत कोई काम मत करें। तो जब उसके ऊपर स्टे ऑर्डर नहीं है, आईनी बेंच बैठा हुआ है, आईनी बेंच जो है वो जाके उसके ऊपर कोई बात करेगा। जब तक कोई उसके ऊपर वर्डिक नहीं देगा तो जस्टिस मंसूर अली शाह, जो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, उनको सियासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ना वो ख़राब हो रही है। देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, अगर वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ है तो इसलिए कोई चीफ जस्टिस नहीं बन चुके। तो वो एक टिल्ट और एक चीज़ नज़र आ रही है, बाइसनेस, इस वजह से कि जी मुझे वो ओहदा नहीं मिला है। तो बेहतर यही था कि वो वेट कर लेते उस आईनी बेंच का। और अगर हम वकला की तरफ जाएं तो वो आपस में डिवाइडेड हैं। आज से पहले जो भी लॉयर की मूवमेंट चली है वो एक पेज पे होते हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि कल जो आपकी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट थी बार, उनकी उसने कोयटा की जो थी, कराची की जो थी, उन्होंने अपने आप को टोटली डिस्टेंस किया इस स्ट्राइक से। तो उसकी वजह से जो लग रहा ये था कि एक पार्टी की वो स्ट्राइक बन के रह गई थी, वो वकला की हमें स्ट्राइक लग भी नहीं रही थी। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ग्रेस दिखाएं जस्टिस मंसूर अली शाह, अगर मुझ पे तो इन्हें अदालत ना लग जाए तो वो वेट कर लें। आईनी बेंच में जो लोग बैठे हुए वो उन्हीं के ही जजेस ब्रदर्स हैं ना, बिल्कुल। और उन्हीं के साथ वो प्रैक्टिस करके आए। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ उनका बड़ा क्लोज रहा है, रिलेशन रहा है, और उनको चाहिए ये कि वो ऐसा मत शो करें कि वो सियासी हो रहे हैं या किसी सियासी पार्टी के कॉज को प्रमोट कर रहे हैं। वो वेट करें, जुडिशरी को मजीद डिस्ग्रेस मत करें। अच्छा शनीला, अभी आपने बात की कि पॉलिटिसाइज हो रही है चीज़ें, बट ठीक है, एक तरफ हम अदालत और इन जजेस की बात करें, दूसरी जानिब डोंट यू थिंक कि अदलिया और इस तरह के इदारे को पॉलिटिसाइज करने में या कंट्रोवर्शियल करने में हमारे पॉलिटिकल लीडर्स का भी उतना ही रोल है? क्योंकि ज़ाहिर है हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक पार्टी एक स्पेसिफिक शख्सियत को लेकर बात भी करती है, फिर उनके आने से विलिंगनेस का भी इजहार करती है, कभी बहुत ज़्यादा डिसएग्री भी करती है, तो पॉलिटिसाइज तो कहीं ना कहीं वो भी हो जाता है। अच्छा, उसमें उसकी एक्चुअली वजह ये कि हमारी जुडिशरी की ना हिस्ट्री ऐसी रही है। हमारी जुडिशरी की वजह से हमने यहाँ पे बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स को घर जाते देखा है, हमने प्राइम मिनिस्टर्स को फांसी चढ़ते देखा है, इसी और इतने सालों के बाद जाके उसको अब इंसाफ मिला कि जी उसको फेयर ट्रायल नहीं मिला था। तो पार्लियामेंट और पूरी दुनिया में होता है, पार्लियामेंट जो होती है वो कानून साजी करती है अपनी जुडिशरी के लिए। तो जब यहाँ पे जो गवर्नमेंट आई थी वो ढसी हुई है। बाय द वे, उनका भी एक प्राइम मिनिस्टर था, वो इतनी मेजॉरिटी लेके आया लेकिन उसको पानामा जो के बाद में अकामा निकला, उसको घर भेज दिया गया। तो उन्होंने उनके लिए कानून साजी की है कि पार्लियामेंट अब चूज करेगी। और जो जुडिशल कमीशन बना है, अगर देखा जाए तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट की अक्सरियत तो नहीं, उसमें तो लॉयर भी बैठे हुए हैं, उसमें तो अपोजिशन भी बैठी हुई है। तो क्यों नहीं अपोजिशन उसके अंदर बैठ के अपना वोट डालती? वो डाले ना। फिर उसके अंदर 3 सीनियर जजेस भी तो बैठे हुए, जस्टिस मुनीब अख्तर उसके अंदर है, फिर आईनी बेंच वाले जो चीफ जस्टिस है वो इसके अंदर है। तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं हमें नजर आती है। तो जब पार्लियामेंट आई है, उसने कानून साजी कर दी गई है, तो पार्लियामेंट का हक है। और वैसे भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ही लोग जज बनाए हैं ना। शबाशी साहब खुद तो जाके जज नहीं बन गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह वही जज हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर कोई डाउट किसी भी वकील को नहीं था। आज तक किसी भी वकील ने उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बात नहीं की है। उनकी कोई भी उनका जो डिसीजन है वो आज तक कंट्रोवर्शियल नहीं रहा है। अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया है पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को, तो बाकी लोगों को भी, बाकी जजेस को भी ग्रेस दिखा के उसको करना चाहिए। तो उसको कंट्रोवर्शियल जो है वो पार्लियामेंट नहीं कर रही है।
पार्लियामेंट उसको कंट्रोवर्शियल जजेस खुद ही कर रहे हैं। अगर जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार जज खत ना लिखें और वो अपने जो बेंच है एक अलहदा से बना के जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ और कॉज लिस्ट लगा दें, वो चीज़ लगाएं जो उनके दायरा इख्तियार में नहीं आ रही है। अब जब एक चीज़ डिसाइडेड हो चुकी है कि आपका जो आईनी मामला है वो आईनी बेंच के पास जाने हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह उसको नहीं रेगुलर बेंच के पास ला सकते, क्योंकि आप खुद आइन की खिलाफवर्जी करो और फिर वो उसके बाद चार्जशीट कर रहे हैं अपने ही जजेस को कि उनको कह रहे हैं कि आपने तौहीन अदालत की, जो आईनी बेंच है वो तौहीन अदालत कर रहा है, जो चीफ जस्टिस है वो तौहीन अदालत कर रहा है, और फिर वो चीफ जस्टिस को कह रहे हैं कि आप तौहीन अदालत करें लेकिन आप ही फुल कोर्ट बना दें। तो मजाक बन गया ना। ये मजाक तो वाकई हुआ, और उसमें फिर रोल कहीं ना कहीं जो इन शख्सियात का भी है और फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का भी है, जो एक बाइकॉट का ऐलान करती है, एक कहती है हम इनके साथ हैं, एक नहीं है। अच्छा शनीला, एक और ख़त का बड़ा जिक्र होता रहा जो भी रिसेंट टाइम्स में गया, जिसका जवाब पहले तो लगा जी खत आया ही नहीं, और फिर आएगा भी तो हमें दिलचस्पी नहीं है, बस सनम को खत लिख दिया ये बाकी मेरी शायरी बड़ी ख़राब है तो मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप ये जुमला कहेंगी। तो ये मुझे बताएं, ये खत तो किताबत, और अब उन्होंने रीज़न दी है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने रीज़न नहीं दी। उन्होंने कहा जी हमें लगता था कि सियासत वालों सियासी लोग तो बातचीत नहीं करेंगे, तो हमने फिर ख़त लिख दिया। अच्छा, सियासी लोगों के साथ बातचीत ख़त्म किसने की है? खान साहब ने की है ना। हाँ। जब आप डायलॉग में गए हैं, आपने रिटर्न अपनी डिमांड दी है, तो क्यों नहीं वेट किया क्या कि गवर्नमेंट की तरफ से रिटर्न रिप्लाई जो है वो आ जाए? अब गवर्नमेंट ने अभी आके उनके पास बैठना है, अपना उनको रिप्लाई देना था, उन्होंने बताना था कि जो जो आपके मुतालबात हैं उसके ऊपर हमारा ये रिएक्शन है। उससे पहले कह दिया गया कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए। गवर्नमेंट वहाँ जाके बैठ गई है, उनका जो सारी कमेटी के लोग थे ये आई नहीं है। सो जो इमेच्योरिटी है वो खान साहब की तरफ से दिखाई जा रही है। अगर खान साहब को लग यही रहा है कि देखें जनरल आसिम मुनीर के साथ कोई उनका रिलेशनशिप नहीं है, कोई ऐसा कि जिसमें नाराज़गी आ गई तो अब वो ख़त लिख के मना रहे हैं उनको उनके साथ कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। फिर एक तरफ तो आप ट्विटर पे जा रहे हैं और जाके उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, और फिर वो एक जो सबसे ज़्यादा मज़ाक़ा है इस बात थी वो ये थी कि हम तो आपके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, हुकूमत हमें लड़ा रही है। अब खान साहब जो ट्विटर के ऊपर ट्वीट लिखते हैं वो शबाज शरीफ तो नहीं उनको लिख के देते ना, वो जाकर उनको बताते हैं कि खान साहब ये ट्वीट कर दें आप आसिम मुनीर के खिलाफ, या वो उनको ये तो नहीं बताते कि आप ये बयान आज जाके मीडिया को दे दें कि आसिम मुनीर साहब मैं आपको छोड़ूंगा नहीं अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया। तो ये तो अपने उनके बयानात है। तो अगर उन्होंने एक तो वो गवर्नमेंट के साथ बैठना है, या अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत करनी है, तो कहीं ना कहीं अपनी जुबान को भी तो कंट्रोल करना है। आप एक तरफ फिलहाल तो हाथों को भी कंट्रोल, ट्विटर वो यूज वो नहीं कर रहे हैं ना, तो वो जुबान के जरिए ही मैसेज दे रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करें। अगर आपने जाके ताल्लुकात को बेहतर करना है, इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक तरफ धमकियां दें और दूसरी तरफ कहें कि जी वो अच्छे बच्चे बन के आपकी बात मान लें। तो जिनके हाथ में इस वक्त पावर है, जो सब कुछ कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, और फिर उनको एक यस मैन मिला भी हुआ है जिससे वो खुश भी हैं, जिनकी वजह से इकॉनमी बेहतर भी हो रही है, जिनकी वजह से फॉरेन रिलेशन भी बेहतर हो रहे हैं, तो फिर वो खान साहब की तरफ क्यों देखेंगे? तो अगर खान साहब ने अपने लिए कोई कंसेशन लेनी है तो उनको अपने आप को थोड़ा जुबान कंट्रोल करके थोड़ा सा बीबा बच्चा बनना होगा, क्योंकि अभी तक उनके सारे कार्ड जो हैं वो फ्लॉप हो चुके हैं, इंक्लूडिंग ट्रम्प कार्ड। आज तो ये भी आई है कि रिचर्ड गर्नेल जो बड़ा अच्छा अपनी एक पोस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको भी किसी रिसर्च सेंटर का उसने कोई में जाके उसको बना दिया है, और उसको अपनी ट्वीट्स भी डिलीट करनी पड़ी है। तो बेहतर ये है कि खान साहब जो हैं वो अब इन सारी चीज़ों के ऊपर तकिया करना छोड़ें। और उनका जलसा भी बाय द वे नाकाम हुआ है। मेरा सवाल जलसे से रिलेटेड है, मैं आपसे भी बात करनी चाहिए। हमने ये जो भी रिसेंटली जलसा देखा है जिसमें हमने तकारीर और बड़ी जोश खताबत देखी, लेकिन अब मसला ये है शनीला कि बातचीत से काम नहीं चल रहा। इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, आर्मी चीफ को ख़त लिख रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा। सारी चीज़ें जो सारे उनके फैक्टर्स थे, जो सारे कार्ड जैसे ट्रम्प कार्ड भी उन्होंने इस्तेमाल कर लिया। अब होगा क्या? क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के सितारे तो गर्दिश में ही, एवरीबडी नोज। लेकिन उस चीज़ से, इस क्राइसिस से निकलने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी इस पार्टी को, इनके बानी को, इनके लीडरों को दिखानी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली नहीं है। डू यू थिंक कि वो जस्टिफाइड है कि शायद पहले दिन से उनका स्टांस ऐसा रहा है, बड़ा स्टबन किस्म का या स्ट्रॉन्ग किस्म का, तो आप उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं लाएंगे? ये नहीं, बात ये है कि जो खान साहब है ना वो बड़े अंडर इन्फ्लुएंस है अपने सोशल मीडिया के। वो अपने सोशल मीडिया की जो तनकीद है उससे वो डर जाते हैं।
जो खान साहब की पार्टी में जो लोग हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो अर्मिला चाह रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं निगोशिएशन करके कोई ना कोई कंसेशन ले लें। ठीक है। इसी वजह से वो बार बार खान साहब के पास जाते हैं, वो उनके साथ जाके बातचीत कर रहे होते हैं। इवन अली अमीन गंडापुर जो है उनको तो कहा भी यही जा रहा था जी ये तो इस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं, क्योंकि ये हर दफा एहतजाज लेके आते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। बुशरा बीबी ने भी काफी ज्यादा जो थी वो एफर्ट की थी, और ये भी था कि बुशरा बीबी ने खान साहब को ये चीज कही भी थी कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे ट्विटर्स के लोग हैं, आप इनको डिसऑन करें। लेकिन वो शायद वो ये समझ रहे हैं कि ये जो ट्विटर और जो सोशल मीडिया ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये कहीं ना कहीं जाके मुझे बेनिफिट करेगी, जो कि अभी तक नहीं कर रही। वो जो यूट्यूबर्स हैं, वो जो ट्विटर्स के ऊपर लोग हैं, उनके लिए ये एक इजी इनकम बन चुकी हुई है। वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस सिचुएशन को, इमोशंस के लोगों को, और वो कैश करके पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा खान साहब को नहीं हो रहा। खान साहब का सर्वाइवल ये है कि उनको सियासत की तरफ आना होगा, उनको मेच्योरिटी दिखानी होगी, उनको सियासी जमातों की तरफ आने का। देखो उन्होंने सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की थी जब बिलावल भुट्टो ने उनके पास भेजा था लतीफ़ खोसा को और अपने लोगों को कि आप आएँ और हम मिलकर हुकूमत बना लेते हैं। तो अगर वो हुकूमत बना लेते तो उनको कुछ ना कुछ कंसेशन मिल रही होती, जैसे केपीके में बनाई हो तो कुछ फ़ायदा तो मिल ही रहा ना उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उनको लग रहा था कि मैं तहरीक चलाऊंगा, जिस तरह मुझे वोट मिला है आवाम सड़कों पे आएगी और मैं टॉपल करके रख दूंगा। लेकिन 1 साल हो गया, हुकूमत अपनी जगह पे मौजूद है। 8 फरवरी को योम सियाह कहा गया, लेकिन आपको कहीं पे भी मैं लाहौर आई हुई हूँ, मुझे लाहौर के अंदर कहीं पे भी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आई है। तो ना लोग निकले हैं, वो स्टेडियम चले गए थे, कज़ाफ़ी स्टेडियम आपको फुल नजर आया, वहाँ पे लोग चले गए हैं, लेकिन खान साहब के लिए लोग नहीं निकले। तो शनीला तो ये फैक्टर से नहीं लोग डरे भी हुए हैं? नहीं, अगर डर भी हो तो कुछ ना कुछ तो लोग निकलता है, कहीं ना कहीं टोकन रजिस्टर तो करवा देते ना अपना एहतजाज, लेकिन कहीं पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि लोग थक गए हैं। आप हर वक्त लोगों को सड़कों पे नहीं रख सकते हैं। तो नवाज लीग को भी देखें, कहीं ना कहीं बैकफुट पे जाना पड़ा था, क्योंकि आप वो भी हर वक्त लोगों को सड़कों पे नहीं रख सकते थे। तो उनको पता था कि हमने सिस्टम के अंदर आके सिस्टम के ज़रिए ही चेंज लाना है। खान साहब ये नहीं समझ रहे, वो सिस्टम के ज़रिए चेंज नहीं लाना चाह रहे, वो सड़कों पर फैसला करना चाह रहे। जिस वक्त वो तहरीके में अदम एतमाद के जरिए निकले थे, अगर उनकी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत होती, वो पार्लियामेंट में रहते, आज सिचुएशन डिफरेंट होती। 9 मई ना करते, आज सिचुएशन डिफरेंट होती। हो सकता है कि वो आज भी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते। यू नेवर नो। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, अब कहने वाले भी कहते हैं जो मुख्तलिफ हम सोशल मीडिया के ऊपर भी और टीवी चैनल्स के ऊपर भी जी, कि अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं क्योंकि एक शख्स जेल में बैठा है, उसके कंट्रोल में चीज़ें नहीं आ रही, और जो पार्टी क़यादत है शनीला, उसका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। मैं आपसे इस पर कमेंट करूँगी, डू यू थिंक कि जो सीनियर लोग हैं पार्टी के अंदर, और तरीके इंसाफ में ऐसा नहीं है कि बहुत कोई एक्सपीरियंस वाले लोग नहीं हैं, अच्छे खासे एक्सपीरियंस्ड लोग हैं और बहुत मंजे हुए सियासतदान हैं, क्या उनसे ये सिचुएशन हैंडल नहीं हो रही, या वो कर नहीं पा रहे हैं, या उनको जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो उस तरह से उसको फॉलो नहीं कर पा रहे, या इंस्ट्रक्शंस में ही मसला है? एक्चुअली पीटीआई के अंदर से ना 4-5 लोग, हर बंदा ना लीडर बना हुआ है। आप देखें कि अलीमा खान बाहर निकलेगी तो वो कुछ और बात कर रही होती हैं, अली अमीन गंडापुर बाहर निकलते वो कुछ और बात कर रहे होते हैं, आपको खान साहब का ट्विटर जो होता है वो कुछ और मैसेज दे रहा होता है, और अगर मिशाल यूसुफजई आएगी तो वो कोई और मैसेज दे रही होती है। इवन वहाँ पे हर बंदा जो ट्विटर पे जिसके कुछ फॉलोअर्स होते हैं वो अपने आप को लीडर समझ रहा है। तो इतने मिक्स सिग्नल्स आ रहे हैं जिसकी वजह से लोगों को पता ही नहीं चल रहा कि पार्टी के अंदर हो क्या रहा है। फिर वहाँ पे डिसीजन पावर सिर्फ एक शख्स के पास है, और उसकी ईगो बहुत बड़ी है, और वो अपनी ईगो को पार्टी से भी ऊपर रख रहे हैं। अगर वो जो निगोसिएशन हो रही थी उनको चलने देते तो गवर्नमेंट एक्सपोज हो सकती थी। अगर गवर्नमेंट उनकी बात ना मानती, उनकी डिमांड्स ना मानती, तो गवर्नमेंट एक्सपोज होती। लेकिन इस वक्त वो पीटीआई जो है उसके ऊपर सारा ब्लेम जो है वो जा रहा है। तो खान साहब जो हैं, अगर उनके लिए से हर चीज़ का ना जाके मशवरा करना पड़ता है। उनकी जो पार्टी की क़यादत है, जो सीनियर क़यादत जो पार्लियामेंट में बैठी हुई है, जो गौहर खान है, जो अली अमीन गंडापुर वगैरह, ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं, जो हुकूमत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए कुछ ना कुछ हासिल कर लें, वो खान साहब के पास जाते हैं। लेकिन खान साहब किसी ना किसी बात पे जब अड़ जाते हैं तो फिर उसके बाद मामला जो ख़त्म हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच शनीला, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। शनीला अमार साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रही थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। अब हम बात करेंगे कुछ क्रिकेट के हवाले से। आपको पता है कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद अब नेशनल स्टेडियम कराची का भी आज ग्रैंड ओपनिंग जिसकी होने जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक जी नेशनल क्रिकेट कराची की जो ग्रैंड ओपनिंग है उसके इंतज़ामात हमने शुरू कर दिए गए हैं और ये देख सकते हैं आप मनाजिर। अभी हम इस तरह से ताज़ा तरीन अपडेट भी लेंगे। आज ये तकरीब हुई है, इसमें होने जा रही है और इसमें कौन किस किस को इनवाइट किया जा रहा है, कौन कौन से टेस्ट प्लेयर्स हैं और ख़बरें ये भी हैं जी कि नेशनल स्टेडियम में शाहिद आफरीदी और यूनुस खान के नाम से इनक्लोजर्स भी मंसूब किए जा रहे हैं। तैयारियों के लिए हमारे नुमाइंदे मासूम अली वहाँ पे मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच मासूम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें थोड़ा सा आज नेशनल स्टेडियम कराची की चूँकि ग्रैंड ओपनिंग होने जा रही है, अपग्रेडेशन के बाद, रेनोवेशन के बाद क्या तैयारियां हैं, क्या माहौल है वहाँ पे? जी बिल्कुल, देखिए अरबिला, कराची का नेशनल स्टेडियम भी जो है वो अब मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है और कज़ाफ़ी स्टेडियम के बाद अब नेशनल स्टेडियम के तैयार होने के बाद पाकिस्तान जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी के लिए जो है वो मुकम्मल तौर पर अब तैयार है। यानी कि जो प्रोपेगेंडे किए जा रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो होस्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब आज जो है वो इसकी ग्रैंड ओपनिंग की जाएगी और ये मनसूबा जो है वो 120 रोज़ में जो है वो मुकम्मल किया गया है, जिसमें चेयरमैन PCB की जो है ज़ाती मॉनिटरिंग और वर्कर्स की जो है वो दिन रात मेहनत के बाद ये मंसूबा जो है वो कंप्लीट किया गया है। और आज जो शाम को जो है इसकी इफ्तिताई तकरीब होगी, जिसमें चेयरमैन PCB मौसम नकवी साहब भी मौजूद होंगे और दीगर खिलाड़ी जो कौमी टीम के हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। और ग्रैंड ओपनिंग की जो इफ्तिताई तकरीब यहाँ पर आज होगी, जिसमें मारूफ गुलकार जो हैं वो भी यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ का जो है वो जादू जगाएंगे, जिसमें अली ज़फ़र शामिल है, शफ़क़त अमानत अली शामिल है और साहिर अली बग्गा जैसे बड़े सिंगर जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। और साथ साथ जो है लाइट शो और आतिशबाजी का भी जो है यहाँ पर मुजाहरा पेश किया जाएगा। आवाम के लिए एक बड़ी ख़बर ये है कि आवाम जो है वो उनके लिए फ्री एंट्री रखी गई है, वो यहाँ पर अपना NIC कार्ड और बेफॉर्म जो है वो यहाँ पर ला सकते हैं और फ्री एंट्री लेकर यहाँ पर स्टेडियम का एक न्यू लुक जो है वो देख सकते हैं कि स्टेडियम की जो एक नई शक्ल निकल कर आई है। जो शायकीन को शिकायत होती थी कराची नेशनल स्टेडियम को लेकर, वो अब दूर हो चुकी है और एक नया स्टेडियम का लुक आ गया है। और तो उससे मैच से पहले वो यहाँ पर आकर इस ओपनिंग सेरेमनी का जो लुत्फ़ जो है वो यहाँ पर ले सकते हैं और यहाँ पर फ्री एंट्री है, तो आराम से अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को और भरपूर इंजॉय कर सकते हैं। और खाना क्या म्यूज़िक के भी जो है यहाँ पर इंतज़ाम होगा, आतिशबाजियाँ भी होंगी और इस वक्त भी जो है यहाँ पर स्टेज सजाया जा रहा है और तैयारियाँ जो है वो की जा रही है कि शाम को जो है वो अफ्ताही तकरीब की जाएगी। जी ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच मासूम अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कराची नेशनल स्टेडियम में जी आज ग्रैंड ओपनिंग की तैयारियां हो रही हैं, हमें मासूम अली से वाले से बता रहे थे। अब ज़रा ग्रैंड ओपनिंग तो होगी, जो ओपनिंग यहाँ पे चल रही है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, उसमें बात कर लेते हैं जी। आपको पता है ट्राई नेशन सीरीज़ जारी है, जैसे मैंने आगाज़ में भी बताया। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हराया, फिर दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। ये जो क्या चल रहा है इस पर बात कर लेते हैं और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में बात करेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक हैं? खुश लग रही हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ। मैं स्टेडियम्स की ओपनिंग पे बड़ी खुश हूँ। उसके बाद खुशी का कोई मौका मुझे मिला नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। वैसे आप मुझे ये बताएं, आपको स्टेडियम कज़ाफ़ी स्टेडियम की आपने ओपनिंग देखी, कैसी लगी आपको? कज़ाफ़ी स्टेडियम कैसा लगा आपको? देखें, कज़ाफ़ी स्टेडियम एक चैलेंज तो था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। अगर हम बात करें कि इतने कम टाइम के ऊपर स्टेडियम्स को रेनोवेट करना, फिर उसके बाद आपको पता बहुत सी खबरें हर जगह से आ रही थी कि जी स्टेडियम जो वो रेनोवेट नहीं हुआ, बहुत से मामला हैं, शायद चैंपियंस ट्रॉफी जो वो शिफ्ट हो जाए दुबई के अंदर। लेकिन एक चैलेंज लिया और चैलेंज को उसको एक्सेप्ट करके फिर आपको स्टेडियम जो हैं वो रेनोवेट हो, न्यूली कंस्ट्रक्ट। मैं कहता हूँ कि ये लिटरली कहता हूँ वर्ल्ड रिकॉर्ड जरूर होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि आप खुश लग रही हैं, हम भी खुश लग रहे हैं इस चीज़ में कि आपके जो स्टेडियम्स हैं वो रेनोवेट हो चुके हैं। लेकिन शायद उस खुशी के अंदर हम एक चीज़ भूल गए थे कि हमने पाकिस्तान टीम की तैयारी पर भी काम करना है। अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाए, क्योंकि जो चेयरमैन है, या अगर आप बात करें जो टॉप लेवल जो टियर मैनेजमेंट होती है, उसका काम है स्टेडियम्स को रेनोवेट करना या ICC के वफद को देखना। सिलेक्शन कमेटी का काम था टीम के ऊपर तैयारी करना, जो कि शायद वो भूल चुकी थी। यही मसला होता है जब हम बात करते हैं नर्मला कि अगर आप साल पहले चले जाएं, 6 महीने पहले चली जाएं, हम लोग उस चीज में नहीं जाने जाते कि जो कि पाकिस्तान टीम की या हम तैयारी करते हैं साल पहले
हमें पता होता है कि बैकअप प्लेयर्स कौन से होंगे। सबसे बड़ा मसला हमारा ये होता है कि हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी पे बहुत ज्यादा चलते हैं। साइम परफॉर्म कर रहा था, हम शायद अपने जो पिछले बैट्समैन थे उनको हम बुला चुके थे कि यार कहीं ना कहीं उनको भी लाइनअप पे रखना है कि अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो हमारे पास एक ऑल्टरनेट मौजूद हो, या कुछ खुदा ना खास्ता ब्रेकडाउन हो तो ऑल्टरनेट आपके पास मौजूद हो। मैं इमाम के हक में बात नहीं कर रहा, लेकिन इमामुल हक की आप बात करें, उसकी 40 के अपना करीब एवरेज थी। आई डोंट नो कि उसको टीम के अंदर वापस, फिर मैं कहता हूँ कि आप बैकअप प्लेयर के अंदर आप रखते हैं ना, आपने नहीं रखा उसको। दूसरा, अगर आप बात करें इसी एंड पे आप आ जाए, अब्दुल्ला शफीक को अनफॉर्चुनेटली बड़े गलत टाइम के ऊपर 3 डक मिले, जो कि मैं कहता हूँ कि नहीं मिलने चाहिए थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वरना वर्ल्ड कप के अंदर फखर के साथ उसकी सबसे अच्छी पार्टनरशिप आपको नजर आती थी। तो वही मैंने कहा ना कि आप शॉर्ट टर्म मेमोरी पे जाते हो। आपने बाबर को उठा के ओपन कर दिया है। बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, सब जानते हैं, तनकीद भी नहीं होती। कैमरा अगर 2 मिनट के लिए भी जाता है तो कमेंटेटर्स बात करते हैं कि कितना वो अपना एक बैकबोन है पाकिस्तान टीम की। लेकिन मसला जो मुझे नजर आता है, बाबर आजम पैचेस में भी परफॉर्म कर रहे हैं, आपको पता है कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस उनकी है नहीं। जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते ना, तो फिर उस वक्त जो भी आपको एक रोल दिया जाता है कि यार आपने ये करना है, तो आप कहते हो हाँ मैं करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि यार वो शायद मेरा वन डाउन पोजीशन काम नहीं कर रही, शायद मैं पोजीशन चेंज करूं तो शायद फॉर्म में वापस आपको आ जाऊं। ओपनिंग डिपार्टमेंट के अंदर बाबर को लेके आना, मैं आज भी कहता हूं वो आपके लिए काम नहीं कर रहा। आप देखें प्रेशर अपने मिडिल ऑर्डर पे डाल रहे हो। बाबर आजम एक बैकबोन है मिडिल ऑर्डर की, उसने मिडिल ऑर्डर को साथ लेके चलना है, सारी की सारी बैटिंग आपकी उसके इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन आपने जो बैटिंग ऑर्डर चेंज किया है, वो पूरा का पूरा प्रेशर पाकिस्तान टीम के ऊपर आ गया। मिडिल ऑर्डर की बात करें तो कामरान गुलाम कंसिस्टेंटली डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट के अंदर फिर मैं कह रहा हूँ पैचेस के अंदर आपको नजर आते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी अगर आपने जीतनी है, आपको पैचेस नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस चाहिए। आपके को 2 या 1-2 लड़के जो उनसे उनको बड़ी इनिंग्स रेगुलर बेसिस पे खेलनी पड़ेगी चैंपियंस ट्रॉफी में। हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। तब भी लोगों ने मुझ पर तनकीद की थी कि भाई 140 पे आउट करके ना, जो हमने किया था ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका, वो कंडीशंस टेलर मेड थी फास्ट बॉलर्स के लिए, सीम के लिए। आपकी टीम वो चेस कर सकती है, लेकिन जिस वक्त आपकी टीम को फेंटा पड़ता है ना 350-300 का, आपकी टीम नहीं चेस कर सकती, क्योंकि हमारी सख्त नहीं इतनी बैटिंग के अंदर। आज आखिरी दिन है स्क्वाड के अंदर कुछ रद्दोबदल करने का, तो हम कल हंस के यही मजाक कर रहे थे कि शायद जो नेट बॉल के अंदर कहीं ना कहीं 1-2 जो उनसे घुटनों के ऊपर गेंद मार दें जानबूझ के, और कहें भाई रिप्लेसमेंट चाहिए हमारी, क्योंकि जितने जो हालात इस वक्त पाकिस्तान टीम की डिस्टर्बेंस आपने पैदा की है, आई एम सॉरी टू से, ये अल्लाह करे, मैं तो कहता हूँ कि ये लोग अच्छा परफॉर्म करें, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, रमजान का महीना में सूट भी करता है, लेकिन पाकिस्तान टीम लिटरली मैं कहता हूँ डाउट में लग रही है। अच्छा, डाउट में लग रही है। अब वैसे आपने बहुत सारे फैक्टर्स इसमें डिस्कस किए हैं, एंड आई एम श्योर कि आप एक्सपर्ट भी हैं, आप खुद भी खेलते हैं, तो आपको आइडिया है। लेकिन एज अ ऑब्जर्वर, मैं क्रिकेट को अगर ऑब्जर्व कर रही हूँ या मैं इस हवाले से बात कर रही हूँ, मेरा सवाल ये है कि हम आपने बाबर आजम की बात भी की, लेकिन उसके अलावा भी एक साइम अयूब, जिनको हम बार बार इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि उनकी इंजरी ने उस सारे कॉम्बिनेशन को हिला के रख दिया। मतलब हमें समझ ही नहीं आई कि एक अगर साइम अयूब इंजर्ड हुए हैं तो उसके बाद हमारे पास क्या बैकअप पे प्लेयर्स नहीं है, क्या हमारे पास टैलेंट ख़त्म हो गया है, क्या हमारे पास बैकअप पे कुछ चीज़ तैयार ही नहीं है कि एक साइम अयूब की इंजरी, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई और प्लेयर अगर उसको कुछ होता है, तो हम तो फिर बिल्कुल ही गए गुजरे हो गए ना। हम इस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं करते कि एक प्लेयर का ऑल्टरनेट हमारे पास होना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि वी डोंट हैव रिसोर्सेज कि हम एक ऑल्टरनेट बना नहीं सकते, या मतलब वो है नहीं और हम उसको ढूंढ नहीं सकते। देखिए, मैंने आपको यही कहा ना कि हमारा अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो है कि हम लोग नहीं जाने जाते, कि हम लोग ना कि साल पहले 6 महीने पहले आपके पास एक पूरा गेम प्लान तैयार होता है। आप न्यूजीलैंड की बात कर लेना, न्यूजीलैंड की टीम को देखें आप, बल्कि साउथ अफ्रीका चले आप बात कर लें, जो कल मैच बेशक उनको शिकस्त हुई है, लेकिन साउथ अफ्रीका की पूरी टीम नहीं खेल रही थी, उनके लड़के भी बैठे हुए बेंच पे, जो कि ज्वाइन करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में। पता लगता है कि रिसोर्सेज मौजूद हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेज थे। डिस्टर्बेंस तो पाकिस्तान कहते हैं ना कि बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाना जाता है कि एकदम आपको खुशी भी देता है और एकदम जो उनसे ना आपको चुका भी देता है कि फाइन ए विलोस ये भी कर सकते हैं। वही आपके साथ हुआ है कि भाई यही हुआ चैंपियन। अपना आप सिलेक्शन कमेटी को आप लेके देखें, जिस तरीके से सिलेक्शन आपकी जो 2-3 प्लेयर्स आए थे, मैं खुद हैरान था कि आपकी सिलेक्शन कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। दैट मीन्स के कुछ ना कुछ मामला थे बीच में। फिर यहाँ तक कल खबर आ रही थी कि चेयरमैन ने, परसों की शायद खबर थी कि चेयरमैन ने खुद कहा है कि इसके ऊपर एक दफा अपना थोड़ा गो थ्रू हो जाओ, लेकिन अभी तक कोई उस चीज पे हिलजुल नहीं हो रही। यार अगर कोई ज्यादा मसला आप लोगों को कहीं से शायद प्रेशर फील हो रहा है, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे दूसरे नंबर पे ताकतवर बंदा क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठा है, उसको बताओ कि यार ये मसला मुझे पेश आ रहा है, मुझे कहीं से प्रेशर आ रहा है। आई डोंट नो क्या चल रहा है इस वक्त मामला। लेकिन जो सबसे बड़ा एक इशू जो आपने कहा ना बैकअप प्लेयर्स का होता है, बैकअप प्लेयर्स आपके पास थे,
अगर आप बात करें इरफान नियाजी की बात करें, वो लड़का आपने उसको 7-8-9 महीने से अपने साथ तो रखा हुआ कहाँ गया है, वो? 7वें नंबर पे बैटिंग कर। मैं वही कह रहा हूँ, देखे ना, जब वो लड़का किधर गया, आपने जिस वक्त बड़ा टूर्नामेंट आया आपने उसको उठा के टीम से ड्रॉप कर दिया है। ये आप क्या पैगाम देते हो जो एक डोमेस्टिक का टॉप परफॉर्मर है कि भाईजान परफॉर्म भी करो, कल को जब बड़ा टूर्नामेंट आएगा हम इस चीज की गारंटी नहीं देते कि तुम टीम में होगे। एक अच्छा कॉम्बिनेशन आपका बना था, जिस कॉम्बिनेशन ने साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को अपनी सरजमीन पे शिकस्त दी, आपने उस कॉम्बिनेशन को तोड़ा है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे बड़ा जो ब्लंडर था, आप दूसरी टीम्स को देखें, साउथ अफ्रीका को देखें वो 2 स्पिनर्स के साथ खेल रही है, न्यूजीलैंड को देखें 2 स्पिनर्स है, इंडिया ने चले वो दुबई में मैचेस खेल रहे हैं 3 से 4 स्पिनर्स हैं, हम एक जेन्युइन स्पिनर के साथ जा रहे हैं। आप अपनी बैटिंग लंबी कर रहे हो, मुझे समझ में आ रही है कि यहाँ तो डरे हुए हो आप बहुत ज्यादा, मैं कहता हूँ कि आप उसको ना कंस्ट्रक्टेड की तरफ जा रहे हो कि यार लंबी बैटिंग कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स हम पोजीशन में रहेंगे। लेकिन अगर 300 सवा 300 पड़ा, क्योंकि जो विकेट्स हैं वो है मार दौड़ वाली विकेट्स, आपने देखा कि कल भी 300 प्लस स्कोर हुआ है, वो चेज हुआ है, ये आप जेहन में रखें, चैंपियंस ट्रॉफी में 350 भी होगा, शायद उससे भी ज्यादा हो। तो इतनी सख्त नहीं है हमारी टीम के अंदर, वो उसको आप कहें ना कि सिंगल हैंडेडली फखर जमान पे आप कहते हो कि फखर जमान पे कितना प्रेशर डालेंगे। देखें एक मैच अच्छा खेलेगा, जो उसने इनिंग्स खेली है वो पता लग रहा था कि गुस्सा भी उसने निकाला कहीं ना कहीं, जिस तरीके की उसने इनिंग्स खेली है। आप हर इनिंग्स नहीं फखर जमान से एक्सपेक्ट कर सकते, आपके मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म करना, आपका मिडिल ऑर्डर इस वक्त बिल्कुल अपना खोखला लग रहा है। वैसे आपने बात की कि समटाइम्स हम हर चीज़ हर एक प्लेयर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हमने देखा है कि फ़खर जमान ने जहां बहुत एक्सेप्शनली परफॉर्म किया है वहां उन पे भी एक रफ पैच आया है, जैसे हम बाबर पे कहते हैं कि बाबर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उन पे भी रफ पैच चलता है। तो हर प्लेयर का रफ पैच है, वी सो अग्री विद दैट। बट वही बात है कि हमारे पास जब एक प्लेयर मौजूद हैं, हम वही बात बार बार, मैं खुद भी ये क्वेश्चन करती हूँ हर एनालिस्ट से कि भाई हमारे पास जब प्लेयर्स होते हैं हम उनको 1-2 मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हैं, फिर हम उनको साइड पे कर देते हैं और हमें समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आप किसी को चांस नहीं दे रहे कंसिस्टेंट होके तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि वो परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट होकर देगा। देखिए यही मैंने आपको कहा ना कि मसला है हमारा कि हम लोग जब एक लड़का आता है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की मैं चले बात करता हूँ, जब एक लड़का डोमेस्टिक से आता है ना, वो डोमेस्टिक में भी परफॉर्म कर रहा होता है, तो हमारा सबसे बड़ा मसला है कि हम लोग उसको कंपेयर करने लग पड़ते हैं बड़ों के साथ कि यार सईद अनवर आ गया या आप कर ले माइकल होल्डिंग आ गया, कर देते हैं कि उसका दिमाग खराब करने में हम सबसे ज्यादा माहिर हैं। मीम्स बन जाती हैं, बहुत सी चीजें बनती हैं कि उसका दिमाग कहीं नहीं, देखो इंसान है ना, उसका कहीं ना कहीं दिमाग जो सा है वो मैं कहता हूँ डिस्ट्रैक्ट होता है। एग्जाम्पल साइम अय्यूब की बात करता हूँ, बहुत अच्छा खेल रहा है, बड़ा अच्छा उसने परफॉर्म भी करके दिया, मैं कहता था कि यार उसको साइडलाइन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन नजर आया कि आपने ज्यादा उसको चांसेस दिए तो वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन उसको कंपेयर करना सईद अनवर के साथ वगैरह, यार ज्यादती करते हो। एक वो जिस एज के अंदर आप जो मर्जी कर लो, चाहे आपके पास साइकोलॉजिस्ट भी हो, चाहे आप साइकेट्रिस्ट भी हो, वो भाई उसका दिमाग डी ट्रैक होगा इस चीज के ऊपर, क्योंकि आप गलत एक टैग लाइन उसको दे रहे हो ना। आप उसको अपनी जो एक सईद अनवर एक ही था, सईद अनवर एक ही रहेगा, दूसरा कोई नहीं आता, जो मर्जी कर लो आप भाईजान, वो एक ही था। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। दूसरा मसला हमारा कंसिस्टेंसी का है। मैंने कहा ना कि आप देखें ना, इरफान नियाजी की आप बात कर लें अपना इस वक्त, जैसे ये तैयब ताहिर है, तैयब ताहिर का चलिए एग्जांपल देता हूँ। पिछले मैच में जो मुझे भी नजर आया था, आपको याद है खबर चल रही थी कि तैयब ताहिर को शायद ड्रॉप करके सुफियान मुकीम को लाया जाएगा। अक्ल के दुश्मनों, मुझे समझ में नहीं आती कि एक स्पिनर को आप लेके आ रहे हो बैट्समैन को ड्रॉप करके, मुझे नहीं समझ में कि कौन सी साइंस आप लोगों की है। मैं साइंस समझना चाहती हूँ और मैं उन लोगों में बैठ के डिस्कशन सुनना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि आई रियली वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड थॉट प्रोसेस दीज गाइज हैव, बिकॉज जो चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ कि आप और मैं यहाँ स्टूडियोज़ में बैठ के बात कर रहे हैं, हम एक आप तो चले खेलते हैं, मैं एक बहुत ही एवरेज सी क्रिकेट देखने वाली हूँ एंकर, तो मुझे अगर थोड़ी बहुत पता है चीज़ें, तो ये इतना बड़ा सिस्टम चला रहे हैं, इतनी बड़ी सिलेक्शन कमेटी है, हाउ कैन दे नॉट सपोज टू हैव अ लुक ओवर दैट कि आप कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं। देखिए मैंने हमारा थोड़ा सा मसला ये है कि हम हंस के कभी कहते हैं ना, शायद पता नहीं चाय पीते हुए उनको ख्याल आ जाता है या बाल कटवाते हुए नाई की दुकान पे किसी को सुन रहे थे, कहते हैं बस ठीक है ये कर लो जी, वो मशवरा एक आया। आप देखिए एक्सपेरिमेंट्स करते हो जिस वक्त आपके पास एक सीरीज चल रही होती है। बड़े टूर्नामेंट्स पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, आप कोशिश करते हो कि अपने जो एक सेट पैर चल रहा है उसको आप लेके आगे चलते हो, क्योंकि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जीतनी है। तैयब ताहिर का मैं जो बात कर रहा था ना, वो क्योंकि लिटरली डोमेस्टिक क्रिकेट की आपको बात करूं, मैं शोएब मकसूद को भी सुन रहा था कि स्पिनर्स इसको बॉल करवाते हुए डरते थे अपनी होम कंडीशन में, ये लीथल है।
आपने इसको बकरा बनाना था जो मुझे पिछले मैच में नजर आ रहा था जिब्बा करने के लिए। उसने 30 अच्छा कर दिया, वो कैच बहुत टॉप क्लास का था, वो उसमें कोई अपना आप उसमें दुराई नहीं है। उसको अब आप परेशान हो गए कि यार इसको तो हमने जिब्बा करना था, अब क्या करें हम, हमें किस, अब वो खुशदिल शाह है, फहीम अशरफ है, उस्मान खान है। उस्मान खान कौन सी गिदड़ सिंगी लेके आया भाई यार। मैंने अपने ही शो में बैठ के कसम से मैंने माफी मांगी, मैंने हाथ जोड़ के मैं कहा आवाम से माफी मांगता हूँ, मैं सबसे बड़ा सपोर्टर था कि यार इसको लेके आओ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। लेकिन अब शायद समझ में आती है, जैसे बॉलर्स होते हैं ना, बैट्समैन होते हैं, कुछ होते हैं जो कि आप कहें कि डोमेस्टिक के अंदर या जो लीग क्रिकेट होती है, नेट होता है उसके अंदर, वो बादशाह होते हैं, किसी को नहीं आगे स्पेयर करते। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट की बात आती है वो लिटरली स्ट्रगल करते हैं और आपको नजर आ रहा है उस्मान खान में। मुझे अगर बैकअप विकेट कीपर्स की आप बात करें तो यार आपके पास, आपने कहा कि हमारे पास इस वक्त जो क्वेटा का एक लड़का लेफ्ट आर्म, उसका नाम अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, वो मौजूद है लेकिन वो इंजर्ड था। आपने कहा जी उसको हम रख नहीं सकते। फिर अगर आप बैकअप विकेट कीपर की बात करते हो तो सबसे अच्छा तो ग्लव मैन, इसके बाद आपके पास मोहम्मद हारिस है, वो तो विकेट कीपिंग भी अच्छी करता है। बैटिंग के अंदर आपको चाहे वो फ्रीक्वेंसी, मैं कहता हूँ कि कंसिस्टेंसी चाहिए हो एग्रेसिव क्रिकेट की, वो भी उसके पास मौजूद है। आपने उसको भी टीम के अंदर रखा, आप उस्मान खान को उठा के ले आए। फहीम अशरफ की सबसे ज्यादा डिबेट इस वक्त लगी हुई है कि अगर आप कहते हैं कि फहीम अशरफ की एवरेज भी बहुत अच्छी है, 40 के करीब बकौल उनके एवरेज थी, बल्कि रिकॉर्ड कहते नहीं कि उनकी एवरेज थी, आपने उसको पिछला मैच फिर क्यों नहीं खिलाया? दैट मीन्स कि आप पोल नहीं खोलना चाह रहे कि यार ये ना कि पोल कहीं खुल जाए, हमारे ऊपर प्रेशर आ जाए इस चीज का। मुझे नहीं लगता कि जो अगला मैच है साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो भी फहीम अशरफ खेलेंगे, उनको शायद ना खिलाया जाए। लेकिन हारिस रऊफ की जो अपडेट थी वो ये था कि शायद अगला जो मैच है उनमें रेस्ट दिया जाए तो मोहम्मद हसनैन जो उनकी जगह पे आएंगे। तो ये चीजें मैंने कहा जो क्रिकेट बोर्ड के अंदर चल रही हैं ये अच्छी नहीं है। आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी आपने डिफेंड करनी है, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का आपके ऊपर टैग है। 2 महीने पहले आप चले जाएं, लोग स्टार्ट हो गए थे कहना कि भाई ये टीम फेवरेट है चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए, जो स्क्वाड इनका है, जब आपने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी, साउथ अफ्रीका को दी, आज वही 2 महीने के बाद आप देख ले तो हम बैठ के यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं रमजान में दुआएं आपकी काम आएंगी, स्क्वाड नहीं लग रहा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे इज्तिमाई दुआएं मांगे, हाँ इज्तिमाई दुआएं मांगे, अल्लाह मियाँ से तौबा करें, क्योंकि आपकी अगला पूरे 2 महीने इन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर, आपका मूड, आपकी सेहत, हर चीज़ जुड़ी हुई है इससे। अगर आप ये सब नहीं सोचेंगे तो आप खुद डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम में मुझे लगता है वैसा मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे थोड़ा सा, नहीं? देखें मैंने कहा ना पाकिस्तान, मुझे लग रहा है मैंने सबसे मुश्किल सवाल अभी किया आपसे मुझे ये लग रहा है। नहीं देखें मैंने कहा ना यार सबसे बड़ी चीज़ है मतलब कि ख्वाहिश है। देखें ऐसा पाकिस्तानी यहाँ बैठा हूँ, अगर पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करता है तो शायद इन सब चीज़ों को बुला के मैं ही यहाँ पर अपनी स्टेटमेंट चेंज करके कहूँगा यार उस्मान खान ने क्या अच्छा खेला है। देखो चाहते हैं अल्लाह करे आप खेलो, आप इस वक्त 26 करोड़ अवाम की रिप्रेजेंटेशन हो, आप परफॉर्म करोगे। वो कहते हैं ना आसान सी चीज़ है कि जब कप्तान की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है तो अवाम की बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है, अवाम रिलैक्स होती है। आपको वो करना पड़ेगा। कप्तान अच्छा है, ओपनिंग डिपार्टमेंट फखर अच्छा खेल रहा है, लेकिन आपको ऐसे चैंपियन बनना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी में जो आपका एक स्क्वाड डेवलप हुआ था ना, 1-2 चेंजेस करके आपको स्क्वाड डेवलप नजर आया था, वो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर। लेकिन आपको मेंटली तौर पर तैयार भी रहना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि आपके बॉलर्स हमेशा 140 पे आउट करें, 150 पे। अगर 300-350 होता है तो आपके बैट्समैन का भी कुछ जिम्मेदारी है। बेचारे हमेशा बॉलर्स के पीछे तो लोग पड़ जाते हैं, बैट्समैन को इतना क्रिटिसाइज नहीं करते। बैट्समैन की भी कुछ जिम्मेदारी है कि उसने कैसे परफॉर्म करना। आपका पहला मैच है भी न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं ट्रैक रिकॉर्ड तो बड़ा अच्छा है पाकिस्तान का, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़ा टूर्नामेंट है, टफ टाइम जरूर पाकिस्तान को मिलता है और आपने अच्छा खेला। थैंक यू वेरी मच अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट के ऊपर अपना तज्जिया दे रहे थे। ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन आप अपने दिमाग को, अपने दिल को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। वी होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला सबके लिए बेहतरी करे, क्योंकि मैच तो हमने देखना है, क्रिकेटर्स को सपोर्ट भी करना है। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब आपकी मुलाकात हम बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक शख्सियत से करवाने वाले हैं। कई टैलेंट्स हैं जी इनके अंदर। ये रेसिंग करती हैं, कार रेसिंग करती हैं, इसके अलावा रिसर्चर भी हैं और हाल ही में उन्होंने मिनी कूपर रेस ट्रैक में 2nd पोजीशन जो है वो अचीव की है। इसके अलावा रॉक क्लाइंबिंग हो, स्कीइंग हो, आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफी करती हैं, फिर पेंटिंग करती हैं और फार्मूला 4 और फार्मूला 3 में भी पार्टिसिपेट करने वाली हैं। मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारा टैलेंट तो इनमें है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो टैलेंट के अंदर डाइवर्सिटी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग है। अर्शिया हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। अर्शिया अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अर्शिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आवर शो। आपका माशाल्लाह जर्नी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंस्पायरिंग है। थोड़ा सा हमें बताएं, आपने स्टार्ट कहाँ से किया और अब आप क्या कर रही हैं? मैंने बहुत मामूली सी आपकी एक अचीवमेंट बताई है, लेकिन डेफिनेटली आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा। रेसिंग के लिए मैंने स्टार्ट कार्टिंग से किया था। ओके। तो मेरी एक्चुअली एक दोस्त ने मुझे चैलेंज किया था कि हाँ तुम मुझे रॉक क्लाइंबिंग पे बीट कर सकती हो, स्काई डाइविंग के लिए बीट कर सकती हो, मगर कार्टिंग मेरा फोर्ट है। तो आपसे चलो ट्राई करते हैं क्या हो जाएगा। उसके बाद मैंने कार्टिंग लीग्स जो होती हैं रीजनल लेवल पे वो स्टार्ट की। तो जब पोडियम्स आने स्टार्ट हो गए तो आपसे फिर फुल लाइसेंस क्यों नहीं लेते। और फिर करते करते मैंने फार्मूला 4 की रेसेस कर ली है। अब मैं फार्मूला 3 की तरफ जा रही हूँ, तो अभी मैं उनकी मिडिल की कार ड्राइव कर रही हूँ। लवली लवली। तो अर्शिया मुझे ये बताएं, इसके अलावा ये जो कार, ऑब्वियसली इस स्पोर्ट को बहुत ज़्यादा हम मेल के साथ एसोसिएट करते हैं कि लड़कों का ही शौक होता है कार रेसिंग का, या वही ये करते हैं। दो कि पाकिस्तान के अंदर अब हम जब चोलिस्तान रैली वगैरह देखते हैं उसके अंदर बहुत सारी ख़वातीन पार्टिसिपेट करती हैं, बट आपको भी कभी ऐसा हुआ कि अच्छा नहीं ये लड़कों का शौक है, ये उनका स्पोर्ट है, मैं क्यों करूँ, या आपको इंटरेस्ट हमेशा से था? मुझे इंटरेस्ट हमेशा से था, मगर आपसे ये कह रही हैं कि थोड़ी सी हेजिटेशन होती है कि मैं जिस ग्रुप में पार्टिसिपेट कर रही हूँ उसके अंदर मैं ऑलमोस्ट यूएस में सिर्फ ओनली फीमेल हूँ। तो नॉट ओनली मैं पाकिस्तान से उस ग्रुप में लाइक पार्टिसिपेट कर रही हूँ, मगर इवन यूएस में मेरे सारे टीममेट्स आर मेल, राइट। मगर आई थिंक ये इम्पोर्टेंट इज़ कि जब आप ट्रैक पे जाते हो तो आपको ये होता है कि कंपटीशन है, फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। या एब्सोल्युटली। अच्छा, अब चूंकि आपने खुद बताया कि आपके सारे कॉलीग जो आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपके ग्रुप में, आप यू आर द ओनली फीमेल, तो ये प्लस पॉइंट होता है या चैलेंजिंग होता है? बिकॉज ऑब्वियसली अब हम सब जानते हैं कि आदमियों को गाड़ी हो, इस तरह की रेसिंग हो, टेक्निक्स में जो मैकेनिकल एस्पेक्ट्स होते हैं वो सब बहुत बेहतर पता होते हैं। दो कि अब आपको भी पता होंगे, लेकिन वो प्रेशर फील होता है, चैलेंजिंग होता है या इजी होता है, क्या होता है? I'd say कि डेफिनेटली चैलेंजिंग है इस वक्त। जैसे कि आपने कहा कि जाहिर है कि मैकेनिकल एस्पेक्ट्स हैं, लड़कियों को ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं होती, स्पेशली लाइक मेरी तरफ से बैकग्राउंड पे, राइट। लाइक मैंने पूरी ज़िंदगी मेडिसिन का बैकग्राउंड किया तो बस वही पता ज़्यादा। मगर अब मैंने यूट्यूब से देख देख के सब सीख लिया। अब मैं अपनी कार को भी खुद से ही कर रही होती हूँ घर पे और अब मैंने उस कार को भी चलाना सीख लिया था, उसकी सारे ऑयल फिल्टर्स, ब्रेक्स, हर चीज़ चेंज करना सब कुछ सीख लिया। वाओ लवली, ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि नॉर्मली हम जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं हमें नहीं पता होता, फिर हम सीख कर रहे होते हैं हेल्प, अच्छा मैकेनिक ठीक करेगा, लेकिन आई एम ग्लैड कि आपने ये सब कुछ यूट्यूब से सीख लिया है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा अर्शिया, ये तो हो गई आपकी कार रेसिंग और उसकी चीज़। अभी आपने मेडिसिन का बैकग्राउंड कहा कि आप मेडिसिन के बैकग्राउंड से हैं, लेकिन मेरे पास ये है कि आप पेंटिंग भी करती हैं, कैलीग्राफी भी करती हैं। मेडिसिन, कार रेसिंग, कैलीग्राफी, पेंटिंग। चलिए पेंटिंग और कैलीग्राफी को तो हम एक साइड पे कर सकते हैं। ये इतनी डाइवर्सिटी आपके काम में है, कैसे? आई थिंक कि मैं अच्छा कि मुझे कुछ ना कुछ करते रहना होता है, मैं बोर नहीं बैठ सकती। तो वही मसला है कि कोई ना कोई, अभी मैं जब कार्टिंग रेस ट्रैक से इस वीकेंड मेरी रेस थी, तो मैं इस वीकेंड जब रेस ट्रैक से निकल रही थी, आई वाज लाइक कि स्काई ड्राइविंग का जो लाइसेंस है उसके लिए आपको एवरी 30 डेज एक स्काई ड्राइव करनी पड़ती है। तो आई वाज लाइक चलो रिन्यू करने का टाइम आ गया, स्टार्ट करते हैं फिर से। यार तो ये लिटरली बात में बोर नहीं बैठ सकती। तो स्काई ड्राइविंग हर 30 डेज में रिन्यू भी करना पड़ता है, ये मेरे लिए न्यूज़ है। तो ये तो आपका अच्छा, अब एवरी सिंगल टाइम जब आप इस तरह से करती हैं आपको डर होता है या झिझक होती है या नहीं? अब आप एंजॉय करती हैं अपने सारी चीज़ों को? I'd say कि सबसे ज्यादा जब दिल घबराता है वो प्लेन में होता है, जब आप ऊपर जा रहे होते हो। वो ना इट जस्ट लाइक कि पता नहीं क्या होने वाला है। एक दफा यू गेट आउट, एवरीथिंग गेट्स क्वाइट, और फिर आपका फोकस होता है कि अच्छा कितने मीटर पे पैराशूट खोलना है, क्या एक्सेलरेशन स्पीड हो रही है, मेरे सारे इक्विपमेंट ऑलरेडी है, तो जस्ट ऑल दैट। तो फिर आप इतने बिजी होते हो कि आपको ज्यादा डर नहीं लगता। लवली लवली। अच्छा मुझे अभी मेरी टीम भी बताई थी आपका कोई एक्सीडेंट भी हुआ था कार रेसिंग के दौरान। व्हाट हैपेंड? इस वीकेंड व्हाट हैपेंड?
that's the accident जो स्क्रीन पे है। तो बेसिकली मेरा थ्रॉटल जो लाइक गैस पेडल होता है राइट, वो थोड़ा सा लाइक स्टिकी होता है। दैट मीन्स कि अगर उसमें कोई भी टर्ड या कुछ भी चला जाए तो बेसिकली वो फुली लेट गो नहीं होता, तो आप हर वक्त फुली गैस पे रहते हो। तो वो थोड़ा सा इशू हो रहा था। और जैसे कि आप देख सकते हो मैं टर्न दे रही थी एंड the car didn't stop, so I went full over like पूरी स्ट्रेट पे, और it was about 90 miles an hour की स्पीड पर था, से कि 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैंने हिट किया इसको। ओह अच्छा, तो अच्छा ये तो ऑब्वियसली जब आप सारी चीज़ें प्रिकॉशनरी मेजर्स इख्तियार कर रहे होते हैं एंड यू आर जस्ट ऑन द ट्रैक एंड यू नो, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप एक्सीडेंट किसी भी इस तरह की सिचुएशन में होते हैं, एक लम्हे को आप बिल्कुल जो कहते हैं ना शॉक हो जाते हैं, आप बिल्कुल सेंसलेस हो जाते हैं। व्हाट वर यू थिंकिंग एट दैट टाइम जब आपका इस तरह से आपकी कार साइड पे हुई? जब मैं उसको मोड़ रही थी और नहीं मोड़ रही थी और सीधे जा रही थी, मुझे पता है कि कुछ तो होने वाला है, तो आप मेंटली रेडी हो जाते हो। फिर जब मैं ऊपर की तरफ जा रही थी तो मेरे इस तरफ विजन में सिर्फ वो दरख्त थे और इस तरफ कोई ज़मीन नहीं थी। तो I was like, इस तरफ गिर जाते हैं बेटर है। अच्छा ये भी बड़ा हाजिर दिमागी बड़ी ज़रूरी होती है ऐसी चीज़ों के लिए। अच्छा ये जो एक्सीडेंट ज़ाहिर है आप लोगों का अल्लाह ताला जो भी इस तरह की गेम्स में है महफूज ही रखे, लेकिन समटाइम्स पेरेंट्स फैमिली बड़ी रिलक्टेंट हो जाती है ऐसे वाक़यात के बाद कि अच्छा नहीं अब छोड़ दो ये नहीं करना। आपकी फैमिली भी ऐसे रिएक्ट किया उन्होंने? उनको अभी आपसे पता चल रहा है। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैंने आपका बिल्कुल पोल नहीं खोला था। आई एम सो सॉरी, आई रियली अपोलोजाइज। लेकिन आई एम ग्लैड कि यू आर सेफ। आपको इस तरह से खुदा न खासा कोई ऐसे होते रहता है। इट्स फाइन, इट्स कंप्लीटली फाइन। बेसिकली आई थिंक कि आप जैसे आपने कहा कि रिएक्शन टाइम आप डेवलप करते हो राइट। अगर आप घबरा जाओ तो दैट्स व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। जब चीज़ें खराब हो रही होती हैं तो आपका escape path होना चाहिए कि अच्छा मैंने अब करना क्या है एज अ रिएक्शन। तो that was my goal के चलो क्लच दबा दिया, ब्रेक दबा दिया, किस तरफ स्टीयर करना है। ओके अब अगर आप अर्शा के पेरेंट्स फैमिली देख रही है तो आई एम सो सॉरी। अर्शा बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ बात कर रही हैं और मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं करना था। आई साउंड लाइक अ फ्रेंड जो ऐसे बिला वजह कॉन्वर्सेशन के अंदर अपनी दोस्त का पोल खोल देती है। तो मैं वो लगी हूँ फ्रेंड, बट आई एम ग्लैड कि यू आर सेफ। अब अर्शा मुझे ये बताएं आगे क्या प्लान्स हैं, क्या चीज़ आपके माइंड में है, क्या टारगेट्स, क्या गोल्स आपने इस ईयर के लिए सेट किए हुए हैं? तो आई थिंक मेरे इस ईयर के लिए कुछ पर्सनल गोल्स हैं और कुछ ओवरऑल लाइक मोटर स्पोर्ट को लेके गोल्स हैं। तो मैं सिर्फ रेसिंग नहीं करती हूँ मगर मैं एसएससी के साथ स्टूडेंट भी हूँ। मैं F1 के लिए फ्लैगिंग भी करती हूँ, मैं मोटर जीपी के अंदर भी करती हूँ असिस्टेंट। तो मैं वो सब चीज़ें पाकिस्तान के लिए अंदर भी ला चाहती हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं थोड़े से लोकल ट्रैक्स को खुद ही अप्रोच कर रही हूँ कि लेट्स से कि हम किस तरह उनको नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल रेगुलेशंस के साथ रेसेस स्टार्ट कर सकते हैं। मगर बाकी पर्सनली मेरा FIA और IMSA का गोल है। तो FIA इज बेसिकली इंटरनेशनल मोटर स्पोर्ट की फेडरेशन, उसके अंदर ही F1 आता है। तो अगर मैं ऑलरेडी F4 की रेसेस कर चुकी हूँ तो F3, तो इट्स जस्ट 2 more steps। मगर एट द एंड ऑफ द डे दैट्स very very difficult। तो मैं I'm going to rely more on like endurance racing जो 24 hours और 18 hours की races होती हैं उनकी तरफ। लवली लवली। और आपने ये जो गोल सेट किए में अभी आपने एक बात की कि इंटरनेशनल रेगुलेशंस के साथ आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में भी इसको एज अ स्पोर्ट लिया जाए। मैं आपका एज अ इंटरनेशनल इस तरह की स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने के हवाले से जानूंगी कि आप इंटरनेशनली करती हैं, लेकिन आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है टुवर्ड्स पाकिस्तान कि यहाँ पर क्या इसकी इतनी रिकग्निशन या अवेयरनेस है, और अगर नहीं है या है भी तो उसको कैसे हम बेहतर कर सकते हैं? तो मुझे इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए अपने कंट्री से इजाज़त लेनी पड़ी थी। तो मुझे तब पता चला कि पाकिस्तान में मोटर स्पोर्ट एसोसिएशन है पहली बार और वो FIA से सैंक्शनड है और कि मैं उनसे इजाज़त मुझे लेनी पड़ी थी। तो फिर मुझे तब रियलाइज स्टार्ट हुआ कि कोई अवेयरनेस नहीं है, ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट नहीं है, मार्केटिंग नहीं है। रैली रेसिंग जैसे आपने पहले मेंशन किया था बड़ी है सिस्टम में ओवरऑल, मगर फॉर्मूला कार फैंस हैं पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है।
एंड आई थिंक कि एक और भी लैक ऑफ अवेयरनेस का पर्सपेक्टिव है कि जहाँ पे डिफरेंट क्लासेस हैं कार्स की, राइट? आपके पास जीटी रेसिंग हो जाती है या स्पेक कार्स की बिल्कुल रेसिंग हो जाती है, तो उसकी अवेयरनेस भी लैक है, एज वेल एज फैसिलिटीज। तो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं दैट आर लैकिंग। लवली। इन द एंड बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, बहुत सारी बच्चियां देख रही होंगी आपको, जो आपसे इंस्पायर भी होंगी और आप ही की तरह कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव करना चाहती हैं किसी भी फील्ड के अंदर। एनीथिंग यू वांट टू से टू देम? आई वुड से कि स्टार्ट स्मॉल। अगर आपके पास फुल बड़ी चीज करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है तो जितना आप कर सकते हो करो। लेट्स से कि अगर आप कार्टिंग जा सकते हो, कार्टिंग से स्टार्ट करो। मैंने खुद कार्टिंग से स्टार्ट किया, वो भी नहीं कर सकते तो आई रेसिंग है। उसके अंदर आई रेसिंग इज लाइक बेसिकली स्टिमुलेशन गेम टाइप है, मगर उसके जो लीग इवेंट्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के असली प्लेयर्स के साथ होते हैं और उसके अंदर अवार्ड्स भी होते हैं, तो वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। मगर स्टार्ट स्मॉल एंड देन बिल्ड अप। Lovely. Thank you very much, Arshia. It was lovely talking to you and I wish you a very best of luck for your future. Be safe. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत सारी एहतियात करें और बहुत कुछ अचीव करें लाइफ में। अर्शिया अख्तर हमारे साथ मौजूद थी जी। पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन है और लेकिन इनकी जो अचीवमेंट्स हैं बड़ी ज़बरदस्त हैं और इनको एज अ गर्ल मैं समझती हूँ कि इन्होंने बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर किया होगा। और पाकिस्तान के जो कार रेसिंग है उसके हवाले से शी सेड कि अवेयरनेस नहीं है, यहाँ पे एक मैकेनिज़्म मौजूद है, लेकिन अगर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ और फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट की जाए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ उससे निकल सकती हैं। अर्शिया से तो हमने आपकी मुलाकात करवा दी। मैंने ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हमारे पास किचन में इस वक्त ज़हरा बतूल मौजूद हैं जो कि शेफ़ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ज़हरा आप क्या बना रही हैं आज? मैं आज क्रीमी मशरूम पास्ता बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है और साथ में मैं चिकन को अभी मैरिनेट करने लगी हूँ। ठीक है, तो ज़बरदस्त। आप साथ साथ काम करेंगी। मैंने ब्रेक लेनी है, जब मैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी तो मैं ज़ारा से थोड़ी रेसिपी भी पूछूंगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वो भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब ज़रा हम मैच मेकिंग टॉपिक पर बात करेंगे। ज़ाहिर है बहुत सारी रिलेशनशिप्स हम आजकल देखते भी हैं। आप हर रिलेशनशिप के अप्स एंड डाउन्स आते हैं और ये हम ख़ास तौर पे कपल्स की बात कर रहे हैं क्योंकि आज कहा जाता है हमेशा कि आपकी फैमिली रिलेशनशिप्स, जो आपके इमीडिएट रिलेशनशिप्स होते हैं, उनकी वैल्यू या उनकी जो आपकी लाइफ के अंदर इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आजकल विद टाइम चीज़ें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेट हो रही हैं। आज हम बहुत सारे ऐसे कपल्स भी देखते हैं जो कि खुश हैं, लेकिन क्या वो सही में खुश हैं या नहीं है, इस पे भी बात होती है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को जिस तरह से जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाते हैं, लेकिन स्टिल दे कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सो मैनी लेवल्स इन सो मैनी थिंग्स। आज हम ये बात करेंगे कि आपने रिश्ता निभाने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए और आजकल जो रिश्ते हो रहे हैं या जो जिस तरह से हम रिश्तों को जिक्र करते हैं कि जी फ़लाने का रिश्ता फ़लाने से हुआ, क्या वो मैच जो है वो उसका कंपैटिबिलिटी हो या दीगर फैक्टर्स हों वो उस तरह के होते हैं या नहीं। हमारे साथ मिसेस रुबीना खावर मौजूद हैं जो कि मैच मेकर भी हैं, रिलेशनशिप्स के हवाले से भी बात करती हैं। थैंक यू वेरी मच जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाएँ। इट्स माय प्लेजर। अच्छा रुबीना साहब, चूँकि आप कब से ये जो मैच मेकिंग वाला है ये कब, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड बताएं ताकि फिर मैं उस हवाले से आपसे जी 15 साल मुझको हो गए हैं और इससे पहले मेरा ताल्लुक़ अबू धाबी और लंदन से है। अब मैं पाकिस्तान में हूँ और 15 साल से मैं ये मैच मेकिंग। अच्छा मुझे ये बताएं कि आजकल जो आपकी ऑब्जर्वेशन है एज अ मैच मेकर भी कि जो रिलेशनशिप्स हैं या जब कोई ख्वाहिश जाहिर करता है कि हमने अपने बेटा या बेटी का रिश्ता करना है, किस तरह की चीज़ें हैं जो अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई हैं और वो कुछ मुनासिब नहीं है? अब आप देखें ना कि मैं तो पहले चलती हूँ, पहले तो लड़के वाले होते हैं, लड़के की माँ होती है, वो मेरे पास आती है तो मुझको कहती है कि भाई आप तो मुझे नायाब ही चीज़ दिखाइए, लड़की दिखाइए। जाहिर है पतली दुबली तो वो होगी, पढ़ी लिखी भी हो, खूबसूरत बहुत हो। अब आप देखें कि अल्लाह ताला ने ठीक है सबको तो खूबसूरत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खूबसूरती तो नहीं ना दी होती, तो नहीं वो कहती है भाई लड़की बहुत खूबसूरत हो, चाहे उनका लड़का इतना खूबसूरत ना। हाँ, मैं ये सवाल करने वाली थी, क्या उनका बेटा भी उतना ही खूबसूरत होता है जितना वो ख्वाहिश का ज़ाहिर होती है? उनको अपनी नज़र से देखती है ना अपने बेटे को, तो अपनी नज़र से कहती है देखें मेरा बेटा, देख ले मेरा बेटा बहुत खूबसूरत है, आप देखें। तो वो अब मैं तो नहीं उनको कह सकती कि भाई आपका बेटा नॉर्मल है,
तो बस वो ऐसे वो अच्छा, ये कहते हैं। आजकल भी जो रिश्ते करने का स्टैंडर्ड है वो खूबसूरती ही है। खूबसूरती ही है सबसे ज़्यादा, यानी मैं बताऊं 80% तो यही है। और फिर उसके बाद क्या फैक्टर्स लोग आपसे कहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए? एक तो आपने खूबसूरती, खुश शक्ल लड़की उनको चाहिए, जी, ठीक जी, है, जी। लेकिन उसके बाद क्या करियर ओरिएंटेड चाहिए, जॉब करती हो, अच्छी बोलती हो, किस तरह की डिमांड हाँ जी, होती ये है? मैं बताती, ये होता है कि वो तो उनके ऊपर है ना। बाद लोग कहते हैं कि हम लोगों को क्या प्रोफेशनल लड़की चाहिए, बाद लोग कहते हैं हमें हाउस होल्ड चाहिए, हमें नहीं चाहिए प्रोफेशनल लड़की। मगर वो ये कहते हैं कि पॉश लोग हों, पॉश एरिया में रहते हों, ये उनका है स्टैंडर्ड हाँ, भी है। स्टैंडर्ड उनका हो, पॉश लोग हों, पॉश एरिया में रहते हो। तो हम लोगों ने ना, अच्छा बाद दफ़ा इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां होती हैं मगर थोड़े ज़रा स्लम एरिया में रह रही होती हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते। भाई आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? लड़की अच्छी है और वेल ऑफ लोग हैं, मगर बस उनकी मजबूरी है कि वो रह रहे हैं, अपना घर है उनका, उनके आपको पता है कि बाद दफ़ा सास ससुर होते हैं, वो कहते हैं भाई हमने अपना घर नहीं छोड़ना, ये हमारा पुराना घर है, हम लोगों ने नहीं छोड़ना। मगर वो बस तो वो फिर आपको पता है अगर बेटा अपने बाप के साथ रह रहा होता है तो वो तो फिर रहेगा ना, फिर उसने अपने बच्चों की वहीं शादी करनी है। तो इस वजह से भी नहीं। तो कहते हैं कि भाई क्या, मैं पूछती हूँ, मैं कहती हूँ कि आपको घर से क्या लेना देना है? देखिए पौच लोग हैं और अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, और लड़की भी बड़ी खूबसूरत है, लड़की पढ़ी लिखी भी है, छोटी फैमिली भी है। इनको ये भी है कि फैमिली बहुत छोटी हो लड़के वालों को, तो भाई छोटी फैमिली भी है। फिर आपको क्या, नहीं हमारे लड़का ना वो तंग गलियाँ हैं तो हमारा बच्चा गाड़ी नहीं खड़ी कर सकेगा वहाँ पर, ये इस उनका तरह के होता है। लोग इस तरह के भी लोग होते हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि चाहे वो लड़का है या लड़की है, विद टाइम लोगों के जो रिश्ते हो रहे होते हैं वो नहीं हो रहे होते, बहुत बहुत एज निकल जाती है, जो कि हमारी सोसाइटी ने एक एज बैरियर सेट किया हुआ है। लेकिन उसके बावजूद वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, अपनी डिमांड्स हैं, उनको कम नहीं करते, वो उस पर कायम दायम रहते हैं कि हमें यही चाहिए। क्या वजह है कि लोग, क्या ये अच्छी आप चीज़ समझती हैं या ये बुरी चीज़ है कि लोग अपने स्टैंडर्ड्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, चाहे वो लड़के के हवाले से या लड़की के हवाले से? देखिए ना, अगर आप किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर ये आगे कैसे बात बढ़ेगी कि आप स्टबर्न ही रहें कि भाई नहीं ये चीज़ें चाहिए। और यही फैक्ट है कि लड़के की भी एज बढ़ती जा रही है, लड़की की भी एज बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि लड़की की जो बेस्ट एज है ना, वो यही है कि 22 से लेके 25, 30 से पहले कि मतलब आपको पता है कि ये प्राइम एज है लड़की की शादी की। अच्छा, जब लड़की एक्सीड कर जाती है ना 30 से 32, 33, 34, फिर वो माँ बाप की बिल्कुल नहीं मानती। वो कहती है कि बस मुझे हर चीज़ चाहिए, परफेक्शन चाहिए मुझे लड़के में। वो नहीं मानती। इतने रिश्ते आते हैं, वो कोई ना कोई जो है ना बात निकालती है कि नहीं इस लड़के के तो बाल कम है, मैंने नहीं करना, इस लड़के का रंग काला है, मैंने नहीं करना, ये बहुत ही स्किनी है, मैंने नहीं करना, ये बहुत मोटा है, मैंने नहीं करना। वो किसी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ फिर लड़की नहीं करती, और माँ बाप की सुनती नहीं, वो बेचारे मजबूर होते हैं, जिसकी वजह से लड़की बेचारी बैठी रहती है। लड़के का भी यही है कि लड़के का, प्लीज़ मैं सबको कह रही माँओं को कि लड़के अभी जब तक वो 30 से लेके 35 के अंडर है ना, तो वो आपके हाथ में है, माँ बाप के हाथ में है मोस्टली लड़के। और अगर वो एक्सीड कर जाता है 35 से 40 तक, तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिर लड़का भी आपकी नहीं सुनता। फिर वो भी कहता है कि ना नहीं, मुझे तो कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चाहिए मुझे लड़की। अच्छा, मेरा सवाल फिर वहीं का वहीं है कि जो लड़के या लड़की को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए पार्टनर, क्या वो खुद इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं? चाहे ना भी हों, उन्हें चाहिए, उनको चाहिए, वो ना भी हो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो उनको चाहिए वो बस मतलब स्टैब्लिश। इतने लड़का अगर है तो अगर 40 का है तो फिर बड़ा स्टैब्लिश हुआ होता है। तो वो कहता है कि ना नहीं, अगर मैंने करनी है शादी तो फिर मुझे ऐश्वर्या जैसी चाहिए। अच्छा, अब मुझे ये बताएं मिसेस खावर, आपने अभी जैसे बात भी की कि यहाँ पर जाहिर है बहुत सारी ऐसी, अब तो विद टाइम हर चीज़ में एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया है। मैच मेकिंग को लेके भी बड़ी वेबसाइट है, ऑनलाइन आप जाएं और आप प्रोफाइल डालें। अब पहले दौर में होता था कि ख़वातीन, जैसे आप भी अब रिश्ते और मैच मेकिंग को लेके कर रही हैं काम, और आपको 15 साल हो गया, पहले पेरेंट्स या मदर्स होती थी, कंसल्ट करती थी कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता करा दें, बड़े प्राइवेट तरीके से, मतलब
जांच पड़ताल करके, लेकिन आप ज़रा ये मॉडर्निज्म आ गई इस चीज़ में, आप समझती हैं कि जो हमारे कन्वेंशनल तरीके थे वही अच्छे थे? हाँ जी, मैं तो वही समझती हूँ वही अच्छे थे। और मैं अपने देखिए, मैं दूसरे के मुतालिक कोई बात नहीं करना चाहती, सबकी बहुत इज्जत है, सबको मैं बहुत रिस्पेक्ट देती हूँ। अपना कहती हूँ कि मेरा ये है कि मेरी 85% जो है ना मेरे लोग जानने वाले होते हैं। ठीक है, जो आप आगे होते हैं रिश्ता कराते हाँ जी, लड़के भी हैं, लड़कियों के मेरा ताल्लुक अबू धाबी से भी, लंदन से भी रहा है। तो अब जो है मतलब मेरे जानने वाले लोग होते हैं तो मुझको पता होता है, और मैं रजिस्टर ही उनको करती हूँ जो कि लालची लोग ना हो, लड़कों का खास तौर पे। अच्छा, ये लालची वाली बात अभी आपने जो की, हमारे यहाँ नॉर्मली ये बड़ी प्रैक्टिस देखने में आती है कि लोग ऐसे रिश्ता या मैच मेकिंग एजेंसीज हों, लोग उनसे कंसल्ट करते हैं और फिर बाद में एक्सपोज हो जाते हैं लालच को लेकर, क्योंकि आप लोगों पे भी फिर ये जिम्मेदारी आती है कहीं ना कहीं कि आप लोग रिश्ता करा रहे हैं या मॉडरेटर हैं। लेकिन अगर लोग लालची हैं और आपके इतने सारे एक्सपीरियंसेस में ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ जहाँ से आपने बैकआउट किया हो कि नहीं मैं ये रिश्ता नहीं कराऊंगी, या किसी ने ऐसी कोई किया हो? ना, फिर मैं कहूँ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपने जानने वालों में ही रिश्ता कराती। अब देखें ना, अब अबू धाबी से बड़े लोग 50 साल रह के यहाँ पर आ गए, अब लंदन से भी लोग रह के तो फिर यहाँ पर पाकिस्तान तो आना ही होता है ना। और हमारा ये है कि अगर हम एक किसी फैमिली में रिश्ता माशाल्लाह करवाएं ना, तो फिर वहीं ख़ानदान से और भी रिश्ते बहुत ज़्यादा उठ के आ जाते हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं अपना एडवर्टीज़मेंट करने की है ऐसे। फिर एक आई एम सो सॉरी, ये मैं आपको प्रिकॉशनरी मेजर दे रही हूँ कि प्लीज़ जो ऑनलाइन रिश्ते, जो अखबार में रिश्ते पढ़ते हैं ना आप और टेलीफोन करते हैं, वो मोस्टली वो 90% वो झूठ होता है। वो ना, क्योंकि आप किसी को वहाँ पकड़ ही नहीं सकते। टेलीफोन नंबर बस पे होता है कि भाई आके देख लेंगे ये लड़का जो इसका फ़ौरन एक है हमारे जानने वाले, यानी वो औरत मेरे पास आई थी, वो यूँ आई कि उसने ख़ुद अपने बेटे का ऐसी ऑनलाइन पढ़ के उसने रिश्ता किया अपने बेटे का। और वो जो लड़की थी वो मतलब नहीं सही, जो भी लड़की के बारे में बताया था, उसके माँ बाप के में बारे में बताया था, वो सब गलत था। और 1 महीने के अंदर अंदर उनकी तलाक हुई। लड़की ने तो लड़के को कह दिया कि मेरे माँ बाप ने तो ज़बरदस्ती मेरा रिश्ता कराया, मैं तो किसी और में इंटरेस्टेड हूँ, तुम तो मुझे, तलाक हो गई। मगर अगर आप किसी को जानते हैं, बूझते हैं, आपकी फैमिली जानने वाली होती है, लोग जानने वाले होते हैं, फिर तो नहीं ऐसी बात होती ना। और माशाल्लाह ये मैं अपनी तारीफ़ नहीं करती, मगर 16 साल 15-16 साल मुझे हो गए हैं अभी तक, जहाँ पर भी ये सब सुन रहे होंगे, जहाँ पर भी मैंने अल्लाह के हुक्म से लड़कियों को भेजा है ना, वो लड़के वाले भी बहुत खुश हैं, लड़की वाले भी बड़े खुश हैं। अभी तक मुझे उनके टेलीफोन आते हैं। अल्लाह का शुक्र है। मुझे ये बताइए कि नॉर्मली हमारे यहाँ ना बड़ी प्रैक्टिस है कि हमारे अगर बच्ची का रिश्ता अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स भी बड़े टेंशन में होते हैं, और फिर अजीबो गरीब लोगों के जहन में ख्यालात भी होते हैं। मैं लड़के की भी मैं बात कर रही हूँ कि अगर लेट हो गया रिश्ता, या उनके मुताबिक बच्चे की ये राइट एज थी और इसमें नहीं हुआ, जैसे आपने भी बात की, फिर वो उनके दिमाग में ऐसे वसवसे आने लग जाते हैं, किसी ने को काला जादू कर दिया, किसी ने टूट दिया, ये हो गया। तो आप क्या समझिए कि वाकई इसमें सदाकत होती है, लोगों में कुछ ऐसा होता है फैक्टर? नहीं, अब आजकल तो सबसे पहली बात है कि इतना फास्ट दौर है, किसी के पास मैं नहीं समझती इतना टाइम है कि वो जादू वालों के पास जाए, काले जादू कराए, ये कराए, वो कराए। ये आपका अपना फेल है कि आप इतना मतलब अपने बिजी इतने हैं, या आपकी ख्वाहिशें इतनी, जब तक आप अपनी डिमांड्स को नीचे नहीं ना करेंगे, ना आपका बेटा भी आ जाएगा, ना लड़की भी आ जाएगी। मैं तो ये समझती हूँ कि अगर 10 चीज़ें, आप कहते हैं ना 10 चीज़ें होनी चाहिए, तो अगर आपको 6 भी मिल रही हो ना, तो आप अल्लाह का नाम लें और आप करें रिश्ता। देखिए कैसा कोई इतना परफेक्ट है कोई, परफेक्शन तो सवाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के कोई परफेक्ट नहीं है, इंसान हो ही नहीं सकता। तो अगर 6 चीज़ें भी आपको मिले ना, आप अल्लाह का शुक्र करें। बिल्कुल। मगर लोग कहते हैं नहीं भाई हमें 10 की 10। अच्छा, मिस्टर या मिस परफेक्ट का एक हमने अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लिया है, क्या वाकई कोई परफेक्शन नाम की चीज़ होती है? मेरी अंडरस्टैंडिंग में तो आई थिंक कि आपको जब भी आप शादी कर रहे हैं, इवन आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स, ये परफेक्शन तो किसी चीज़ में नहीं होती है। वो नहीं होती, मगर पता नहीं क्यों, बस क्या मैं। अच्छा, मुझे बताइए मिसेस रुबीना, आपने अब तक का सबसे जो आपको लगता है कि मुश्किल रिश्ता था या चैलेंजिंग था, वो कौन सा कराया? हाँ जी, मुश्किल रिश्ता तो मेरे ही कज़न का था। कज़न तो नहीं था, हमारा 50 साल पुराना जानने वाले थे अबू धाबी के ना, मेरे अबू के दोस्त का बेटा था। तो वो इतना मोटा हो गया था, इतना मोटा हो गया था, मैं बता नहीं सकता, दान समी जैसा मोटा। अब उसकी शादी हमने करनी थी, उसकी माँ बेचारी बिल्कुल डेथ बेड पे थी, तो कहने लगी कि रुबीना तुमने ही करना है, ये तेरा ही भाई है, तू नहीं करना है, तू नहीं करना है। मैंने कहा अच्छा।
फिर उसके साथ बस उसका जो है ना रिश्ता बड़ा चैलेंज था, मगर आप यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया। अच्छा, उस लड़के को मैंने समझाया, मैंने कहा इधर आ, मेरे भाइयों की तरह मैंने कहा इधर आ बेटा, बात सुन कि ना तू अब ना बस तू अपनी मर्ज़ी नहीं देखनी, बस शरीफ लोग हों, अच्छे लोग हों तो ठीक है। अच्छा, उसने शादी की, उसकी उम्र की लड़की थी, वो स्मार्ट थी, मगर वो दूसरी शादी उसकी हुई थी, बच्चा उसका कोई नहीं था, वो बेचारी के साथ मिसहैप हुआ था। मगर मुझे इतना वो भी देखे, वो भी मेरे जानने वाली थी, क्योंकि मैंने ना 4 साल ना ये टीचरिंग भी मैंने की है। तो वहाँ जहाँ पर मैं इंग्लिश टीचर थी मैं, तो वहाँ जहाँ मैं थी ना टीचर, वहाँ पर ना मेरी जो कोलीग थी उसकी ये नंद थी। तो मेरी कुलीग कहती थी आए मेरी नंद बहुत अच्छी है, मेरी नंद का रिश्ता बताओ, 1.5 साल से बेचारी बैठी है। एक भाभी अपनी नंद के बारे में कह रही है वो अच्छी है, तो वो अच्छी अच्छी होगी। और आज 8-10 साल हो गए हैं, वो इतना खुश है, मियाँ बीवी इतना खुश हैं कि मुझे दुआएं देते हैं। माशाल्लाह। चले, आई एम ग्लैड कि आप इस तरह के अच्छे काम कर रही हैं, और ये बड़ा मुश्किल काम होता है क्योंकि इस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी ज़्यादा होती है आप लोगों पे। मीनवाइल हमारे किचन में ज़हरा क्या चल रहा है, हमें थोड़ा सा बताएं। चिकन को मैंने मैरिनेट किया हुआ था, इसके अलावा मैंने सॉस बना ली है। मैरिनेशन में मैंने बेसिक स्पाइसेस यूज़ किए थे, जिसमें ब्लैक पेपर है, सॉल्ट, और इसके अलावा मैंने मस्टर्ड पेस्ट भी ऐड किया था। ठीक है, तो मेरी सॉस बिल्कुल रेडी हो गई है। सॉस में आपने क्या ऐड किया है? सॉस में बेसिकली मैंने क्रीमी मशरूम सॉस बनाई है। तो इसमें मैंने सिंपल तरीके से बनाई है, वाइट सॉस पास्ता टाइप। तो उसमें मैंने मिल्क ऐड किया है, ठीक है, चीज़ अभी मैंने ऐड करनी है, और स्पाइसेस वही बेसिक हैं, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ठीक हो गया। और अब आपने चिकन को फ्राई कर लिया? नहीं, अभी मैंने करना है। आप करें क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। मीनवाइल हम इसको दिखा भी देंगे, सॉस रेडी करिए। अच्छा मिस ज़ुबैना, मुझे ये बताएं, नॉर्मली हमारे यहाँ ये प्रैक्टिस होती है कि अनफॉर्चुनेटली, जैसे भी आपने कहा कि कोई लड़की डिवोर्स्ड है या उसका कोई इस तरह का इशू, इवन आदमी की भी मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि ये इतनी सेंसिटिव बात होती है, इसमें पेरेंट्स भी बड़े रिलक्टेंट होते हैं अपनी बच्ची के बताने के हवाले से, और इवन मर्द हजरात तो अक्सर बताते भी नहीं हैं। सो ऐसे रिश्ते कराने के लिए आपको क्या समझती, किस तरह के चैलेंजेस रहते हैं? क्योंकि जाहिर है वो बच्चियों का पेरेंट्स भी चाहते हैं दोबारा सेटल हो, इवन बेटों की मदर्स फादर भी चाहते हैं कि वो सेटल हो जाए। अच्छा, ये है कि जो लड़की डिवोर्सी होती है ना, उसके लिए चाहे वो विदाउट किड्स हो, उसके लिए बहुत मुश्किल है। उसके लिए भी ना पेरेंट्स जो माएँ हैं ना, ये काम थोड़ा सा ज़रा बिगाड़ती हैं, ये मुश्किल करती हैं। ये कहती हैं नहीं भाई, हमारा लड़का जो है उसको हमने डिवोर्सी लेनी नहीं लड़की, हमने तो लेनी है, तो हमने अनमैरिड लेनी है लड़की। ये, और जो अगर लड़का डिवोर्सी है तो उसको मिल जाती है, अनमैरिड उसको मिल जाती है लड़के को। तो बस ये है कि बच्चा कोई ना हो लड़के का। ये तो माँ बाप रखते हैं कि भाई ठीक है, अगर वेल सेटल्ड है लड़का, पढ़ा लिखा है तो अच्छा। एक ये ज़रूर है, लड़की वाले कहते हैं कि भाई छोटी फैमिली हो, नंद तो हो ही ना। अच्छा ठीक है, नंद ना छोटी फैमिली हो, बस ये। क्यों नंद क्यों ना हो, मैं मेरी जानना चाहती हूँ। हाँ, बस ये तो फिर उनको पता ना, नंद क्यों ना हो। कहते हैं अगर हो तो एक ही हो, और वो भी इसकी शादी हो गई हो, बस साथ ना रहती हो, बस साथ ना रहती हो वाला। मैं तो कहती हूँ कि बहनों को तो बहुत ही भाइयों से प्यार होता है, जब भाइयों से होता है तो भाभी से भी होना चाहिए। लेकिन हर एक एक्सपीरियंसेस आई गेस वेरी करते हैं। हाँ, हर एक एक्सपीरियंसेस वेरी करते हैं, और ख्वाहिश होती है बहुत सारे लोगों की। अच्छा, ये हमने एक बहुत सारा अपनी ऑब्जर्वेशन में मैंने भी देखा है कि जब लोगों की शादियां हो जाती हैं और आप मैच मेकिंग या इस तरह की करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को जहां इनिशियली नज़रअंदाज कर लिया जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया जाता है, लेकिन बाद में वो चीज़ें कहीं ना कहीं उसको इशू बनाया भी जाता है। आपने ऐसा कोई अपने इस 15-16 साल में देखा है कोई ऐसा एक्सपीरियंस कि लोग बाद में उस चीज़ को इशू बनाए? अच्छा, बात देखें, बेशक मेरे जानने वाले लोग होते हैं, ठीक है ना। अब ये है कि मेरा तो यहाँ तक ताल्लुक़ है ना कि भाई जो मैंने उनको बताया लड़के के बारे में, मैं कहती हूँ लड़के के बारे में जो मैंने बताया, उसके घर के बारे में बताया, 10 लोगों को 10 दिन, आप मेरे पास बैठे 10 लोगों को 10 दिन उस पते पे भेजें, वो ही आपको इंशाल्लाह प्रोफाइल मिलेगी जो मैंने लड़के की दी हुई। लड़के की ज़्यादा ज़रूरी है ना, बिल्कुल वेरिफिकेशन कराते हैं लोग, बिल्कुल वैसे। और जो लड़की है उसको भी मैं जानती होती, मगर आगे जाके इन द लॉन्ग रन वो कैसा उनका रिलेशन है, ये तो फिर आपको किस्मत तो हम नहीं ना दे सकते, माँ बाप भी नहीं दे सकते, ये तो फिर लड़की को चाहिए। और मैं तो ये कहती हूँ लड़कियों को कि प्लीज़ आप कॉम्प्रोमाइज़ आपने करना है, ये लाजमी है
कि आप क्यों लड़कियों ने क्यों कॉम्प्रोमाइज करना है? इसलिए कॉम्प्रोमाइज करना है कि देखें ना, अब एक लड़की की शादी हुई है, अब उसका घर का माहौल, अपना घर का माहौल और ठीक है। ससुराल का तो एंटायरली हाँ, डिफरेंट ठीक है। फिर वो जब वो आती है ससुराल में, तो ससुराल में तो इतने सारे लोग होते हैं, वो तो नहीं इसकी मर्जी के मुताबिक चल हाँ, सकते। नहीं, अच्छा, ये इसको चलना है उनकी चलना। मर्जी अच्छा, के लेकिन मुताबिक। मेरा इसमें मिसेस रुबीना इख्तलाफ तो नहीं मैं कहूँगी, मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट करूँगी आपकी बातें कि ठीक है, अगर लड़की ने कॉम्प्रोमाइज करना है तो इन लॉज को भी तो वेलकमिंग होना चाहिए ना, नहीं। उनको भी तो उसको एडजस्टमेंट का मौका क्यों देना नहीं, चाहिए। क्यों नहीं, वो होते हैं होते ऐसी हैं, कोई बात हाँ। नहीं है, वो होते हैं, मगर ये है ना कि पहले दिन ही आप कहें कि मियाँ मेरे हाथ में आ जाए। सबसे पहले लड़कियों को ये भी खुशफहमी होती है कि हम 3 दिन के अंदर मियाँ अपने हाथ में कर लेंगे। सारे आदमी बैठे हैं सुन रहे हैं, इतना आसान नहीं है, मियाँ इतना आसानी से बीवी की नहीं सुनता। वो तो जैसे जैसे टाइम ये गुजरता पूरी जाता कैमरा है टीम तो फिर पीछे ऐसे हाँ टाइम हाँ कर गुजरता रही है। जाता है तो फिर वो अपने फिर आप मिसेस रुबीना सबको बड़ा खुश कर रही है, आप मर्द हज़रात बिल्कुल ऐसे पीछे जितने सारे ला रहे हैं ना, ये बिल्कुल सही है, एकदम बीवी के काबू में नहीं वो आते। हाँ भाई, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है बीवी को भी तो चाहिए ना कि मियाँ का पहले बीवी को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मियाँ का सारा कहना माने। और कौन होता है घर में, उसकी माँ, और उसके बाप। शौहर भी बीवी का कहना माने, हाँ, ये फिर भी शौहर कहेगा। मानता है, फिर शौहर मानता है। पहले तो आपको करना है ना, पहले आपको, क्यों आप बताएं ना कुछ, हाँ हूँ करे, मैं सही कह रही हूँ, सर तो हिला दे। ये पीछे ला रहे हैं सर, हिलाए जी सर। मिसेस रुबीना कह रही है कि आप उनको हाँ या ना में जवाब दें। हाँ, पहले बीवियों को करना पड़ता है, फिर ऐसा होता है आहिस्ता 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 आदमी भी देखता है भाई ये तो बहुत अच्छी है, बड़ी केयरिंग है मेरे माँ बाप को। उसकी कमजोरी होती है माँ बाप, बस उसको जीत लें। माँ को जीतना कोई मुश्किल नहीं है, सास को। हाँ, तो लेकिन और फिर सास क्यों नहीं जीतने के वेलकम लिए होगी? कॉम्प्रोमाइजिंग मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज को होना दोनों पड़ता है, पार्टीज को, फिर वो भी flexible होना करते, पड़ता क्यों है। नहीं करते हैं? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये भी तो मिसेस रुबीना ये देखना पड़ता है कि जाहिर है एक बच्ची जब जा रही है अपने घर से, उसको भी एडजस्टमेंट इश्यूज हैं। उसने बिल्कुल। 20-30 साल हाँ, उस घर में गुजारे हैं, बिल्कुल सही है। उसने एक नई जगह एडजस्ट होना है, स्पेस मिलना बड़ी जरूरी होती है, मोस्टली नहीं मिलती लोगों को। अब पता है कि अब सासें भी बड़ी पढ़ी लिखी हो गई हैं, हाँ। अब समझदार हो गई हैं, और उनको इतना पता है कि हम अगर किसी की बेटी को खुश करेंगे तो खुश रखेंगे तो हमारी बेटी भी खुश होगी। हाँ। और मैं इसीलिए ही ये रिश्ते देखभाल के करने का अल्लाह मेरी मदद करता है कि मैं कहती हूँ कि अगर मैं किसी के लिए अच्छा करूँगी ना, तो मेरे घर में मेरे बच्चों के लिए भी अल्लाह कोई अच्छा ऐसी करेगा। मशहूर शख्सियत जिसका आपने रिश्ता कराया हो? मशहूर शख्सियत, अब आपको नाम हाँ वैसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा हाँ आपके नहीं, लिए मुश्किल, वो नाम नहीं लेना हाँ। है सही, मगर नाम नहीं अच्छा, लेना। आपने कराया है और अभी तक माशाल्लाह आपने जितने रिश्ते कराए हैं, आप जब कराती हैं, आप कैसे, आपको जिन्होंने करना होता है, क्योंकि मेरे पास 4 लोग ऐसे मौजूद हैं जो मेरी टीम में हैं जिनके रिश्ते होने वाले हैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं उनसे राब्ता, कैसे रजिस्टर कर सकते हैं जी? ये सुन ले पीसीआर में सब लोग। हाँ जी, वो भाई ये है कि पहले तो वो लड़का मेरे पास आए, लड़के है। को मैं देखती हूँ, वो हम उसका आपको भी इंटरव्यू, दिखा देंगे। बस ठीक है, इसका इंटरव्यू लेती हूँ, सब कुछ पूछती हूँ। फिर उसके बाद ये है कि मुझे जितना अगर आप कहती हैं कि आप, तो फिर आप उनकी जिम्मेदारी लेंगी। भाई मैं ये चीज़ है कि मैडम भाई सॉरी, मैं तो जिम्मेदारी नहीं। नहीं, जिम्मेदारी सिर्फ इस चीज़ की कि भाई ये शरीफ है, ये कोई ड्रगिस्ट नहीं है, ठीक है। और माशाल्लाह सही कमाता है, और बस आदत बहुत अच्छी है, और ये लालची लोग नहीं है। बस ये 3-4 चीज़ें, बाकी मैं खुद देख लेती हूँ। आप खुद ही चेक कर लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो फिर उनके घर जाके मैं घर विजिट घर बात देखती हैं फिर आप। मैं देखती हूँ, हाँ जी। तो फिर ठीक वैसा है। ही, फिर जब किसी के घर विजिट करती हूँ ना, फिर मेरे लिए बड़ी आसानी हो जाती है उनका सेटअप देख के कि भाई मुझे कैसा रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह इनके घर भेजना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। और मैं चाहूँगी मिसेस रुबीना, आप कुछ भी हमारे प्लेटफॉर्म से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, अब जाहिर है हर चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्या चीज़ें हैं जो दोनों फैमिलीज़ को देखनी चाहिए जब कहीं आप रिश्ता कर रहे हैं, चाहे वो बेटी का कर रहे हैं या बेटे का कर रहे बिल्कुल हैं? सही। ये कैमरा आपका है। हाँ जी, भाई ड्रॉबैक ये है, जितना फ़र्ज़ करें अगर कोई लड़के वाले हैं, अब लड़के वाले जो हैं वो 10 मरले के मकान में रहते हैं, तो प्लीज़ वो 2 कनाल की लड़की ना लेके आएँ, इसलिए कि ये बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो वो, बल्कि कनाल के घर की भी लड़की ना लेके आए, वो तो बेचारी पागल हो जाएगी, इतने बड़े घर में रहती है, तो फिर वो 10 मरले के घर में जाएगी, एडजस्ट नहीं कर सकती। ये तो लड़की की तरफ से। अब लड़के की तरफ से भी ये है कि लड़का जो है वो, ये तो लड़की की तरफ से, लड़के की तरफ से होगा। अब लड़की की तरफ से भी यही है कि भाई वो अब अपना लेवल देखें, ठीक है ना। अगर माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं तो वो फिर पढ़े लिखों, वो देखे कि लड़के का भी माँ बाप पढ़ा लिखा हो, ये नहीं कि खाली लड़का ही पढ़ा लिखा है, लड़के के माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, फिर वो बहुत मिसमैच हो जाता है। ये चीज़ भी देखें ना, अपना लेवल जो है ना वो देखना बहुत ही ज़रूरी है आपको।
वो मेरी नानी कहा करती थी कि अपने जैसे लोगों में रिश्ता करना चाहिए ताकि अपने मुताबिक, हाँ ताकि आपका मिजाज भी मिले, आपका एटीट्यूड भी मिले। बिल्कुल। लेकिन विद टाइम चीजें बदलती हैं, बड़े बदलती बुजुर्ग हैं। अपनी जगह पे ठीक कहते हैं, उनके अपने एक्सपीरियंसेस अपने थे, experience। हम सबके अपने कहीं ना कहीं बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस हैं, और विद जनरेशन वो चेंज होते हैं। मतलब हम मैं अब शायद पहले दौर देखें तो वो बड़े मुख्तलिफ थे, तब खवातीन हो या मर्द हजरात, उनके रवैये, एटीट्यूड, एडजस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े मुख्तलिफ थे। बड़े मुख्तलिफ थे। फिर एक बात मैं कहूँगी कि भाई जिनकी शक्लें मिलती जुलती होती हैं ना, वो बहन भाई होते हैं, और जिनकी आदतें और अकलें मिलती जुलती होती हैं वो दोस्त होते हैं, और जिनकी ना अकल मिले ना शक्ल मिले वो मियाँ बीवी होते हैं। क्या बात है, बड़ी बड़ी गहरी बात किया आपने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मिसेस रुबीना, बहुत शुक्रिया So nice, आपके वक्त so का। nice. मिसेस It's रुबीना my pleasure. खावर हमारे My साथ मौजूद pleasure. थी जी, मैच मेकर, My उन्होंने कुछ बताया जो इनके एक्सपीरियंसेस में था चीज़ें। बट यस, एट द एंड ऑफ द डे कॉम्प्रोमाइजेज स्टिल एग्जिस्ट, आपको करने पड़ते हैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों पे, और फ्लेक्सिबल होना रिलेशनशिप्स में, चाहे वो माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, या आप हस्बैंड वाइफ हैं, बड़ा ज़रूरी होता है। और कोई मिस्टर परफेक्ट या मिस परफेक्ट का कॉन्सेप्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको हर एक के फ्लॉज, हर एक की अच्छाई बुराई, उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। हाँ, जो आपके कंफर्ट जोन में चीज़ें हैं वो वेल एंड गुड हैं, जो नहीं है एंड इट इट्स ओके। मतलब आपकी नसीब अल्लाह ताला ने लिखे होते हैं, अच्छा बुरा नसीब जो भी होता है वो किसी वजह से ही होता है। सो थैंक यू वेरी मच, Thank आपका you. बहुत शुक्रिया। My और मुझे pleasure. लगता है कि ज़ारा का पास्ता रेडी हो गया है। ज़ारा हो जी। गया? चलिए ज़रा जल्दी से सर्व कर दें, हमारे पास टाइम कम है। हम चाहेंगे कि हम आपके पास्ता को, अच्छा आपने बॉईल किया पास्ता? जी मैंने पास्ता बॉईल कर लिया, बस अब ऐड करना है आप उसमें। करें चिकन भी add? मेरा कुक हो गया तकरीबन। चिकन हो गया कुक, आप Yes. इसको कर लें कोई एक साथ। अच्छा मुझे थोड़ा सा ज़रा अपने बारे में बताएं, कब से कर रही हैं? वैसे तो शी इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, मैं उम्र नहीं बता रही, लेकिन इन्होंने जो मुझे बताई है उसमें तो बहुत छोटी सी हैं। आपको कुकिंग का शौक कैसे हुआ? बेसिकली मुझे इंटरनेट से शौक हुआ, फिर मैंने कॉथम में एडमिशन लिया। मैंने 2 साल का ग्रेजुएटेड डिप्लोमा Lovely. किया हुआ है, तो आगे इंशाल्लाह मैं अब क्या field- प्लान है आपके? अब इंशाल्लाह शेफ़ बनने का प्लान है। शेफ बनने का प्लान है? आधी शेफ तो आप बनी हुई हैं, आप इतनी ज़बरदस्त डिश हमें बता रही हैं। अच्छा, समटाइम्स सॉस बहुत ज़्यादा इसकी उसके अंदर कुछ बबल से आ जाते हैं, तो आप उसके लिए क्या टिप देंगी? सॉस ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा रनी भी नहीं होनी चाहिए, बस इतनी होनी चाहिए कि आपको पास्ता के साथ अच्छी लगे। ठीक है, चले आप इसको आपको सर्व करना है, आप इधर रख के सर्व कर दीजिएगा ताकि और- हमारे कैमरे में नज़र भी आ जाए। एंड इट्स ऑलमोस्ट कुक्ड। 5 मिनट। 5 मिनट्स आप चलें, हम फिर इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन दिखा देंगे कुछ ही देर में। और हमारे वैसे सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर भी आपको रेसिपी और सारी इसकी प्रेजेंटेशन मिलेगी। इन द एंड थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत शुक्रिया। ज़ारा आपका भी बहुत शुक्रिया Thank कि you, आप sir. आई एंड आई Pleasure. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जी आप कुछ कह रही थी? प्लेजर। थैंक यू वेरी मच जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का शो पसंद आया होगा जी। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। उसके लिए आपको पता है कि आप पब्लिक न्यूज़ के जो ऑफिशियल पेज है उस पर भी जा सकते हैं, गुड मॉर्निंग पब्लिक का भी पेज है, आप उस पर भी फीडबैक दे सकते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ डाइवर्स और डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर आएँ ताकि आपको पसंद आए। कल मिलूंगी मैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।